विजिबल है, आवाज आ रही है। हाँ हाँ, मैं यही हूँ। मैं आ रहा हूँ। गुड मॉर्निंग बच्चा लोगों, कैसे हैं? चलिए शुरू किया जाए आज की अपनी चर्चा। और एवरीथिंग ऐप पर सब कुछ ठीक हो गया है, और जो भी टेक्निकल इश्यूज थे ऐप पे। और आज से रवि सर की भी क्लासेस स्टार्ट होंगी। और आप सबको पता है मैं 2 दिन की छुट्टी पे रहूंगा, यानी एक संडे तो ऑफ रहता ही रहता है, यानी सैटरडे की। और चलिए, तो आज जिन टॉपिक्स पर सबसे पहले बातचीत करनी है, आपको पता है पिछले 3 दिनों का लेक्चर आज मैं कराऊंगा, जिसमें आज से मैं शुरुआत कर रहा हूं। कंटेंट अभी आ जाएगा। उसके पीछे रीजन है कि जैसे आपको पता ही है कि कुछ ना कुछ लगा ही रह रहा है। तो आप सोचिए कि डेली पीपीटी बन चुकी है, लेकिन पीडीएफ वो भेज नहीं पा रहा है। जो हमारी टीम में बंदा काम करता है, अपने बच्चे ही होते हैं वो। उसके पीछे रीजन है, कह रहा है कि फाइल ही डाउनलोड नहीं हो रही। जब उसने ये कहा कि सर फाइल डाउनलोड नहीं हो रही है, इसीलिए 10 मिनट से मैं उसका वेट कर रहा था। हमने कहा फाइल डाउनलोड हो जाए। जैसे इसमें जो पढ़ाता हूं ऐप पर, वो पीडीएफ सपोर्ट करता है, तो फाइल डाउनलोड नहीं हो रही। तो वैसे ही मैंने कहा कि मेरा डिसीजन बिल्कुल सही है कि मैं किसी एक तीर्थ यात्रा, कोई भी एक ऐसा रिलीजियस प्लेस जाऊं और थोड़ा समय वहां बिताऊं, प्राकृतिक शक्तियों से बात करूं कि बहुत बड़ा विजन है, बहुत बड़ा मिशन है, थोड़ा मदद कीजिए। मेरा फैसला बिल्कुल सही है बाहर जाने का। सच बता रहा हूँ, इतनी हंसी आ रही थी मुझे। मैं क्लास ओपन करके बैठा हूँ, मैं कहूंगी ये देखो आप, मैसेज देखो उसका, अभी आपको खूब हंसी आए। कभी कभी ऐसा भी मजा होना चाहिए। ये देखिए, ये देखो पीपीटी आ चुकी है। पीपीटी आ चुकी है। ये है पीपीटी का लिंक। आप खोलोगे तो पूरा कंटेंट ओपन हो जाएगा। ये देखिए आप, तो पीपीटी आ चुकी है। यानी हमारा आज का पहला टॉपिक लगा होगा रशिया को लेकर के अमेरिका का एक स्टेटमेंट है। वो पहला टॉपिक आप देखो। रूसी तेल भारत ने दोहरे मापदंड की निंदा की। रशियन ऑयल इंडिया कॉल्स आउट डबल स्टैंडर्ड्स। यानी यूएस की पॉलिसी पर हम, या जीएस पेपर 2 में, आईआर में हम बातचीत करने जा रहे हैं। पूरा कंटेंट आप देख सकते हो, सब रेडी है, कहीं से कोई इश्यू नहीं। अब ये पीडी अब उसका मैसेज पढ़ो अब। सर इंटरनेट वीक है, डाउनलोड नहीं हो पा रहा। खैर आ गई है। तो पिछले 10 मिनट में कहूं, बच्चे भी सोच रहे होंगे कि सर आलस, मतलब क्या ही मैं बताऊं। खैर आ गई है, शुरू किया जाए। रशियन ऑयल के ऊपर आज का टॉपिक। तो इसीलिए मैंने कहा ना, जब कभी ईश्वर प्रकृति की बात आती है, मैं नकार ही नहीं पाता। कुछ तो है। अब कभी ट्रस्ट होता है, नहीं होता, अलग चीज है। इनफैक्ट मैं कंफ्यूज हूं, ऐसा भी आप मान सकते हैं। तो मे बी आप लोगों में से कोई सहारनपुर का बच्चा है? कोई सहारनपुर का बच्चा है आप लोगों में से? सहारनपुर का? सहारनपुर का कोई बच्चा? सोच रहा हूं शाकुंभरी माता का जो मंदिर है वहां थोड़ा ऐसे ही एकाएक जब मैंने सोचना शुरू किया, तो 2 ही नाम आए कि मैं कहां जा सकता हूं। तो एक खाटू श्याम, और दूसरा शाकुंभरी मां का। और चूंकि मैं
अपने नेचर से मातृत्व के ज्यादा करीब हूं, तो फिर वो शाकुंभरी माँ का ही दिमाग में आ रहा है, इसलिए पूछा मैंने कोई। तो अगर कोई सहारनपुर का होगा तो मुझसे मिल सकता है जब मैं वहां मंदिर में जाऊंगा। कोई नहीं है, ठीक है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए, लेकिन इसी बहाने पूरा सिस्टम मैंने बहुत अच्छे से करा दिया है, कोई मतलब सब कुछ नया करा दिया है, तो अच्छी बात है। चलिए, तो आज आपको पता है हम 16, 17 और 18 यानी तीनों दिन का एक साथ कंटेंट करेंगे, ठीक है। जैसा कि कल हम लोगों की बातचीत हो रही थी, उस बातचीत में आज जो सबसे पहले चीजें जुड़ेंगी वो हैं अमेरिका की एक नीति रशिया को लेकर के, और जिसका नाम है सैंक्शंस रशिया एक्ट ऑफ 2025। यानी मेरे प्यारे बच्चों, अमेरिका में एक बिल आया है वहां की पार्लियामेंट में, वहां की सीनेट में, और जिसमें रशिया से जो लोग तेल वगैरह खरीद रहे हैं उन पर प्रतिबंध लगाने की पूरी व्यवस्था की गई है। और वो भी व्यवस्था क्या है, कानून के रूप में। तो ये पेपर जीएस पेपर 2 प्लस पीएसआईआर ऑप्शनल के लिए तुरंत महत्वपूर्ण हो जाता है। जीएस पेपर 2 विकसित देशों की नीतियों का भारत पर प्रभाव, डेवलप्ड कंट्रीज की पॉलिसीज का इंडिया पर इंपैक्ट, सीधा ये टॉपिक जीएस पेपर 2 आईआर से कनेक्ट हो रहा है, और ऑब्वियसली पीएसआईआर में भी आप इसको देखेंगे पेपर 2 के लिए। फिर उससे भी इंपॉर्टेंट जीएस पेपर 4, क्या उसका यह फैसला स्वाभाविक है, नैतिकता के अनुकूल है? तो आज इसी के साथ आप सीखेंगे कि जो मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूं कि टाइम, कंट्री एंड सिचुएशन, समय, काल और परिस्थिति के हिसाब से जो एथिकल पैरामीटर्स हैं, नैतिकता के जो प्रतिमान है, वो बदलते रहते हैं, वो बदल जाते हैं। तो जो अमेरिका के लिए सही है, क्या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, विशेषकर हम इंडिया के हमारे लिए सही है? इस विषय पर एक चर्चा। अगर हमारे लिए सही नहीं तो अमेरिका का यह एक्शन अनएथिकल है, ऐसा हम लिखेंगे। फिर इसके बाद ऑब्वियस है भाई, तुम कैसे कह सकते हो अगर हमें कहीं से कोई तेल सस्ते में मिल रहा है और वो हमारा दोस्त है, जिस कंट्री से हम खरीद रहे हैं, केवल तुम्हारे प्रतिबंधों की वजह से हम उससे तेल ना खरीदते, और जबकि हम अपनी जरूरत का 100 में से 80 बाहर से ही खरीदते हैं, आउट ऑफ 100 80, तो हमारे लिए तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए तेल जरूरी है कि वो सस्ते में मिले, जो हमें रशिया से मिल रहा है। अब अमेरिका की तो आपको पता है जली हुई है, जैसे नहीं अक्षय कुमार का एक छोटा सा कोई मीम आता है, जली ना जली ना, तो अमेरिका की जली हुई है। जली इसलिए क्योंकि चाइना हर जगह उसको ऑब्वियस परेशान कर रहा है। आप ट्रस्ट करना, मैं लिख के दे रहा हूं, अगर चाइना ऐसे ही बढ़ता रहा और ये रशिया और चाइना, इंडिया, ब्राजील, इस टाइप की चीजें अगर होती रही, ब्रिक्स वगैरह स्ट्रांग होते रहे, लिख के ले लीजिए, अमेरिका वर्ल्ड वॉर कराएगा, क्योंकि वो किसी भी सूरत में अपनी शक्ति को कमजोर होने नहीं देगा, देखते देखते कि चाइना हमसे आगे निकल जाए। उसी को, इसी बात को प्रेजेंट करता हुआ, यानी जो बात मैंने कही, दूसरा टॉपिक है ट्रंप का डीप सी माइनिंग ऑर्डर। गहरे समुद्र में जाओ, अब खनन करो, हम यूएन क्लॉज के मेंबर नहीं है, भाड़ में गया यूएन क्लॉज ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, आप जाओ माइनिंग करो और चाइना को पछाड़ो। जीएस पेपर 4 फिर इथिक्स, आईआर, ऑब्वियस है, एनवायरमेंट, इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स, इन सब विषयों के साथ जुड़ा हुआ। फिर जो कल, अच्छा, उसके बाद प्रीलिम्स के लिए यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, मर्जर ऑफ 2 ब्लैक होल्स, ये भी एक बड़ी घटना घटित हो रही, 2 ब्लैक होल आपस में मिल रहे हैं, सूर्य से बड़े हो जाएंगे फॉर प्रीलिम्स ब्लैक होल। फिर इसके बाद ये तो हो गया 18 जुलाई का, यानी कल का मेरे प्यारे बच्चों। और एकदम से आपको ये ध्यान में रखना है, कोई भी टॉपिक छूटा नहीं है।
बिल्कुल सोचना भी नहीं है, ठीक है ना। ये हो गया, इसमें डेट थोड़ा सा मिसिंग है, 16 जुलाई, और 16 जुलाई के बाद, ठीक है, थोड़ा सा इनको मैं 1 मिनट बच्चों, थोड़ा इसमें डेट और टाइम सही कीजिए। फ्रंट पे डेट और टाइम सही नहीं है, 16 17 18 जुलाई है, तो वहां पर 16 17 18 जुलाई यानी जो आज वाला कंटेंट है वो उस पर 17 जुलाई लिखा, उसको ठीक करिए, ठीक है। तो अच्छा नहीं, सही तो है यार, मैं भी क्या ही कंफ्यूज हूँ, पास से दिखता नहीं, ठीक है। ठीक। तो ये हो गया 18 का। अब हम लोग कल 17 पर बातचीत कर रहे थे जब सिस्टम कोलैप्स हुआ था, धन धान्य कृषि योजना, इंडियन एक्सप्रेस में भी आया हुआ है और हिंदू में भी आया हुआ है। इसको लेकर के हम लोग पूरी चर्चा करेंगे। जीएस पेपर 2 सरकारी नीतियां, जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स में मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर, यूनिट 4 यूनिट 5, और ए से अधिकतर किसानों के लिए कृषि जीवन निर्वाह, और इसी प्रकार के जो अन्य विषय फ्यूचर में आएंगे। प्रीलिम्स के लिए हम बातचीत करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की भी चर्चा करेंगे। अच्छा विषय है ये, जिसमें काफी कुछ हम सीखेंगे। और ये बना है, जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के आधार पर कि, और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का मतलब ये हो गया कि हम टारगेट करके, यानी बिल्कुल टारगेटेड होकर के विकास की रणनीतियों को आगे बढ़ाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद दो टॉपिक इस विषय पर जो कि काफी अच्छे हैं, काफी कुछ हम लोग सीखेंगे, यानी दो दिन आपकी जो क्लासेस में नहीं ले पाया, लेकिन इतना सिखा दूंगा आज कि आपका वो पीछे का 2 दिन आपको लगेगा कि अच्छा ही हुआ, मजा आ गया। तो बस आपको सीखना है मेरे बच्चे, ज्यादा पढ़ना नहीं है डेली। ऐसा नहीं है कि बस अक्षर पढ़ने, नहीं भाई, आउटकम निकालना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आउटकम। वो आउटकम आना चाहिए। रिवाइज जितना करेंगे आउटकम उतना ही मिलेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, क्लास ना चले मंजूर है, रिवीजन रुके ये मंजूर नहीं। फिर इसके बाद हम लोग, ऑब्वियस है, स्प्लैश डाउन क्या होता है, शुभांशु शुक्ला जी का जो स्पेस से वापसी हुई है, तो स्प्लैश डाउन क्या है, ये प्रीलिम्स के लिए एक अच्छा टॉपिक बनता है, जिसमें एक्सियम फॉर्मेशन, जिसमें स्प्लैश डाउन, इन सब पर प्रोसेस ऑफ स्प्लैश डाउन, जो कि यहां से प्रश्न आपसे बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। अर्थक्वेक शॉक जो दिल्ली में आया था, बहुत बढ़िया से इसको बनाया गया है, जीएस पेपर 3। डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी अगर आपदा आती है तो क्या करना चाहिए, इस प्रकार की घटनाएं क्या संकेत देती हैं, जीएस पेपर 1 इंडियन ज्योग्राफी में भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ज्योग्राफी ऑप्शनल में इंपॉर्टेंट है ही है ये। ए से और प्रीलिम्स के लिए भी यह टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाता है। अच्छी चर्चा हम करेंगे। फिर 16 जुलाई का टॉपिक लेकर के आएंगे हम, फॉरेस्ट गवर्नेंस हमारे यहां अच्छा नहीं है, इस विषय पर बातचीत करेंगे। जैसे आप गवर्नेंस पढ़ते हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में सामान्य प्रशासन जो आपके आसपास घटित होता है, जहां पर आप रहते हैं आपके सिस्टम में, सेम उसी प्रकार से फॉरेस्ट के लिए हमारा जो सिस्टम है, जो हमारी व्यवस्था, उसमें क्या कमियां, इस विषय पर बहुत अच्छे से हम लोग बातचीत करेंगे। और उसका लक्ष्य जीएस पेपर 3 बताने की जरूरत ही नहीं है, यानी एनवायरमेंट, और जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज ए से, और प्रीलिम्स होगा ए से, यानी कि जैसे आपसे पूछा था कि फॉरेस्ट इकोनॉमिक एक्सेलेंस के सबसे बड़े पैरामीटर्स होते हैं, प्रतिमान होते हैं, यानी वन आर्थिक समृद्धि के सबसे बड़े प्रतिमान होते हैं। तो वन और जीडीपी का क्या संबंध है, वन और रोजगार का क्या संबंध है, वन और डेवलपमेंट का क्या संबंध है, वन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या संबंध है, वन और इंक्लूसिव डेवलपमेंट का क्या संबंध है। इतने एंगल से क्या आपने कभी वनों के बारे में सोचा, वो सोचवाऊंगा, मजा आने वाला है। फिर एक बहुत प्यारा सा टॉपिक आ गया था, जो जीएस पेपर 1 सोसाइटी और सोशियोलॉजी की, जो मेरी मेंटरशिप में बच्चा है लकी, तो तुम्हारे लिए भी बेटा ये जीएस पेपर 1 ऑब्वियस इंडियन सोसाइटी, बट सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए भी है, भाषाई धर्मनिरपेक्षता, ठीक है ना, यानी लिंग्विस्टिक सेक्युलरिज्म, मराठी विवाद के संदर्भ में ये बड़ा उभर करके सामने आया। तो ये विषय आपको कराऊंगा ए से और प्रीलिम्स के लिए भी, कंपोजिट कल्चर एंड सो ऑन बहुत सारी चीजें। और फिर प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे
जो सर्विस एक्सपोर्ट है उसमें हम कितनी अच्छी ग्रोथ दर्ज कर रहे हैं, उसका पूरा ट्रेंड प्रीलिम्स के लिए आया हुआ है, उस पर हम बातचीत करेंगे। फिर उसके बाद ऑब्वियस है, यह जो शुभांशु शुक्ला साहब है उनको लेकर के कई प्रीलिम्स के क्वेश्चन और कुछ और चर्चाएं स्पेस मिशन के ऊपर। फिर इसके बाद और भी टॉपिक है कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो हमें एमएस स्वामीनाथन साहब ने दिया है, उसके आगे आज हम और क्या बेहतर कर सकते हैं, और शुभांशु शुक्ला की स्पेस जो जर्नी रही वो क्यों महत्वपूर्ण थी, यानी उससे हम क्या सीखेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है वो। इन सब विषयों पर हम लोग विस्तार से बातचीत करेंगे। एक बार मुझे बताएं, आवाज बहुत अच्छी से आ रही है कि नहीं आ रही? आवाज अच्छी आ रही है, ये मत बताना कि आ रही है कि पिछले 3 दिनों से अच्छी नहीं है। एकदम मस्त आ रही है कि नहीं, जैसे कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने सिस्टम नया करा है तो आवाज अच्छी आनी चाहिए। एक बार प्लीज बताएं, वॉइस एकदम से 100% क्लियर है, मजा वाला। चूंकि अब लेक्चर में घुसने जा रहा हूं, तो अगर घुसने जा रहा हूं तो फिर आपको घुस के समझ में भी आना चाहिए। सभी बच्चे एक बार बताएंगे वॉइस परफेक्ट, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये एडवांस आईक्यू आईपी की पीडीएफ है, यानी जो भी मैं पढ़ाता हूं वह इस पीडीएफ में आपके सामने उपस्थित होता है। अब हम लोग यहां से आते हैं, रूसी तेल भारत ने दोहरे मापदंड की निंदा की। आइए सबसे पहले मुद्दे की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि अमेरिका की पार्लियामेंट में, अमेरिका की संसद में, यूएस कांग्रेस में एक नया बिल आया हुआ है जिसका नाम है सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025, यानी रशिया पर प्रतिबंध लगाने का कानून 2025, जिसमें अगर कोई एक कंट्री है जैसे इंडिया है, अगर वो रशिया से क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल या कोई भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट यानी पेट्रोलियम उत्पाद खरीदता है, तो उस पर 500% टैरिफ लगाया जाएगा अमेरिका के साथ उसके अपने व्यापार में। अब कौन खरीदता है? भारत, चीन और ब्राजील, यानी ब्रिक्स निशाने पर है। किसके? याद रखिए, इसमें इन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन ब्रिक्स ही निशाने पर है अमेरिका के इस कानून के द्वारा, क्योंकि सबको पता है कि ब्रिक्स में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक इन सब का अल्टरनेट मौजूद है। अगर चाइना इंडिया को काउंटर ना करे तो यह संगठन बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ सकता है। अगर चाइना हमें रोकना चाहेगा तो फिर स्वाभाविक रूप से बेहतर नहीं कर पाएगा। आई होप आप समझ गए। तो भारत ने इसे डबल स्टैंडर्ड कहा है, यानी दोहरा मापदंड कहा है। बहुत महत्वपूर्ण है डबल स्टैंडर्ड, यानी भारत की विदेश नीति ने अमेरिका के इस एक्शन को दोहरा मापदंड का। ये बहुत अच्छी चीज है जो आप लोगों को समझने की जरूरत है कि भाई दोहरा मापदंड कह रहा है, इसका मतलब है कि कल को अगर कोई भी इंडिया यूएस रिलेशन पर प्रश्न पूछा जाता है तो आप कहेंगे कि अभी हाल ही में उनके एक बिल को लेकर के भारत ने दोहरा मापदंड करने का अमेरिका पर आरोप लगाया। तो इस प्रकार की चीजें बड़ी बेहतर ढंग से आपकी चीजों को मजबूत करती है। अब इसका डिटेल क्या है, दोहरा मापदंड, ये सारी चीजें अभी आप जब चलेंगे तो और विस्तार से पढ़ेंगे। जीएस पेपर 2, जैसा मैंने पहले ही बताया, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। तो यूएस सीधा सीधा आपके सिलेबस का पार्ट हो गया, ऑब्वियस है। अब इसमें द्विपक्षीय क्षेत्रीय यानी बायलेटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग, चूंकि ब्रिक्स को टारगेट किया गया है तो ऑब्वियस है यह ग्लोबल ग्रुपिंग से भी जुड़ा हुआ विषय हो गया कि ग्लोबल ग्रुपिंग्स कैसे इंटरनेशनल लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जियोपॉलिटिकल मुद्दों के साथ जुड़ जाती हैं, भू राजनीतिक मुद्दों के साथ जुड़ जाती हैं। आप देख सकते हैं फिर स्वाभाविक रूप से यह विषय, अगर टैरिफ और लगेगा तो यह टैरिफ वॉर से और आगे निकल करके जाएगा और ये कहीं ना कहीं इंडिया की जीडीपी, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट सबको प्रभावित करेगा। तो ये चीज है। और फिर ऐसे ढेर सारे अभी आगे डिस्कस करते करते मैं चर्चा करता चला जाऊंगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इससे नुकसान होगा। अगर हम रशिया से तेल नहीं खरीदते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर, विशेषकर एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा पर गहरा इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी फाजिल फ्यूल से ही चल रही है। इतनी जल्दी हम क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट नहीं हो सकते। और क्लीन एनर्जी पर शिफ्ट करना ये कोई एकाएक की जाने वाली प्रोसेस नहीं है।
या स्टेप बाय स्टेप, यानी फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 की अप्रोच है। जीएस पेपर फॉर इथिक्स मैंने पहले ही बताया कि इंटरनेशनल इथिक्स यानी डायमेंशन ऑफ इथिक्स, नीति शास्त्र के आयाम में, या इंटरनेशनल इथिक्स की जो यूनिट 6 है, दोनों में ये टॉपिक आएगा कि उनके हिसाब से वो सही है। लेकिन अगर हम वर्ल्ड ऑर्डर को देखें तो अमेरिका का यह कदम अंतरराष्ट्रीय नैतिकता के बिल्कुल विरुद्ध है, और आपको लिखना। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जो अक्सर जिक्र में हमारे और आप क्या ही जाता है 2019 में। प्रश्न क्या है कि भारत और यूनाइटेड स्टेट, बच्चों एक मिनट, एसी की हवा मेरी सीधी नाक पे आती है, आप लोग तब तक इस प्रश्न को जरा देखिए। ठीक है, यानी इस प्रश्न में ये कहा गया है कि भाई भारत और अमेरिका के संबंधों में हमेशा खटास रहता है, और आपने अभी अभी देखा कि उनकी इस नीति को भारत ने दोहरा मापदंड कहा। वही आप देखिए इस प्रश्न में कि हमारे और वाशिंगटन के बीच में हमेशा से संबंध खराब रहते हैं। क्यों रहते हैं? यानी कि हम बहुत एक दूसरे पर बिलीव नहीं करते, क्योंकि वो इंडिया के लिए वो सोच ही नहीं पाता कि इंडिया के इंटरेस्ट में क्या है। तो आप कहेंगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात। इसी कड़ी में आज का टॉपिक भी जुड़ जाता है कि वाशिंगटन इंडिया के एम्बिशन, इंडिया के सेल्फ स्टीम, दोनों को अपनी विदेश नीति में स्थान नहीं दे पाता। इसीलिए दोनों देशों के साथ या दोनों देशों के मध्य, अगर वर्ड यूज करें साथ की बजाय, दोनों कंट्रीज के मध्य जो संबंध है वो अत्यंत तनाव में आ जाते हैं समय समय पर, डिस्पाइट ट्रेड और डिफेंस डील के बाद भी। आई होप आप पॉइंट क्लियर हो गया एकदम से। एकदम बोलते चले, कोई भी पॉइंट एक -% भी लगे कि सब बाउंस गया, तुरंत यही कमेंट करिए कि सब इसको फिर से बताइए। उसके पीछे रीजन आपका समझना इंपॉर्टेंट है। हिंदू का कोटा पूरा करना इंपॉर्टेंट नहीं, करंट अफेयर्स का कोटा पूरा करना इंपॉर्टेंट नहीं कि आज मैंने हिंदू पढ़ लिया। नो नो नो, कोटा नहीं चलेगा। ठीक है, फिर 2022 में आपसे प्रश्न पूछा, देख सकते हैं कि स्वच्छ ऊर्जा आज की जरूरत है, क्लाइमेट चेंज को भारत कैसे संबोधित कर रहा है क्लीन एनर्जी के द्वारा। अब आप कहेंगे सर इसका तो डायरेक्ट संबंध नहीं है, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं। लेकिन क्यों दिया गया कि जो चीजें चलती हैं वो पूछी जाती हैं, बस इसलिए दिया गया कि ये विषय 100% रशिया वाला ये आपके सामने आएगा। ठीक है, नैम वगैरह इसलिए क्योंकि ऑब्वियस है, जैसे आज भारत नैम के मंच से भी तो अपनी बातें कह सकता है, लेकिन इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। तो यह प्रश्न इसलिए लगा है कि अब आपको पूरा इस बीच का घटनाक्रम ध्यान में रखना है। बहुत अच्छे, ये मेरे दिमाग में जो आया है इसको आप लोग एक बार सुनिएगा, फिर मजा आएगा कि सर नैम तो यहां जिक्र ही नहीं है, तो आपने क्यों नैम का जिक्र यहां किया, नॉन अलाइन मूवमेंट का और उसकी इररिलेवेंसी का। बच्चे, जब मैं पीएसआईआर ऑप्शनल पढ़ा रहा था एक बार मुखर्जी नगर में, तो उस समय जब मैं बच्चों को पढ़ाता था, और उस समय विदेश नीति भी जब इंडिया की पढ़ाता था उसमें भी नैम पढ़ाता था। आप सबने पढ़ा भी होगा, खासकर जिनका पीएसआईआर वो कमेंट कर सकते हैं, देवांशी वगैरह आप लोग। तो उसमें पढ़ते थे कि नैम क्या इररिलेवेंट हो चुका है। तो मैं पढ़ाता था कि हाँ, जिस उद्देश्य से उसकी स्थापना हुई थी, जिस एम के साथ वो हमारे सामने आया था, एस्टेब्लिश हुआ था कि उसे किसी गुट का हिस्सा नहीं बनना, और उस समय दो गुट थे, यूएसएसआर और रशिया। तो स्वाभाविक है आज वैसी परिस्थिति नहीं है, तो उस संदर्भ में जब वो बना था अपनी प्रासंगिकता खो चुका। लेकिन अगर आज हम मल्टीपोलर वर्ड बनाने की बात करते हैं तो आज भी वो रिलेवेंट है, क्योंकि वो भी किसी एक गुट की बात नहीं। यानी मल्टीपोलर वर्ड का मतलब क्या होगा? बहुत ध्रुवीय विश्व का मतलब ही हो गया मेरे प्यारे बच्चों कि भाई कोई भी एक ध्रुव या दो ध्रुव नहीं होना चाहिए, कोई भी अमेरिका कोई भी चाइना नहीं होना चाहिए, कोई भी अमेरिका कोई भी यूएसएसआर जो पहले हुआ वैसा नहीं होना चाहिए, या केवल अमेरिका नहीं होना चाहिए, या केवल चाइना नहीं होना चाहिए। तो ऑब्वियस नॉन अलाइन मूवमेंट आज भी रेलिवेंट है अपने इस अर्थ में, मल्टी पोलैरिटी का जब रेफरेंस आता है। लेकिन आज इतनी समस्याएं हो रही है, संपूर्ण विश्व में जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है,
और साउथ साउथ कॉपरेशन का एक बहुत बड़ा फोरम है, यानी नैम, लेकिन इस लिहाज से आज ये इरेलीवेंट दिखाई देता है चूंकि ये एक्टिव नहीं। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? पॉइंट इज क्लियर। तो आज का टॉपिक, क्योंकि आज जो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है, इसमें भारत को नैम को जीवित करना चाहिए, इसकी मीटिंग्स बुलानी चाहिए, ऑनलाइन ही मीटिंग हो, वर्चुअल मीटिंग हो, नैम के सदस्य देश अपने अपने हितों को सामने रखें। ठीक है। फिर आता है द ग्लोबल ऑर्डर, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। तो ऑब्वियस है वैश्विक व्यवस्था, आज अमेरिका और चाइना इस प्रकार की चीजें। फिर इसके बाद आता है, इसी एक्ट पर एक क्वेश्चन आपके लिए बना दिया गया कि यानी इसके प्लस और माइनस क्या है जो उसने यह बिल लाने का फैसला किया है। फिर इसके बाद जब आपको अमेरिका का वो टॉपिक तैयार हो जाएगा, यानी सीधा वो मैंने बिल पर ही, जब हम बिल पर ही सारी बातचीत करेंगे तो स्वाभाविक रूप से हमें यह समझने की आवश्यकता है उसके अगले कदम की कि भाई भारत की एनर्जी सिक्योरिटी उसके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन ग्लोबल डिप्लोमेटिक प्रेशर भी होता है कि रशिया से मत खरीदो, जैसे कि अमेरिका का ये कानून। तो भारत इन दबावों के बीच किस प्रकार का संतुलन बनाता है, यानी भारत सैंडविच बन रहा है। सैंडविच आप सबने खाया होगा, एक तरफ सिक्योरिटी चाहिए, एक तरफ दबाव भी है, तो संतुलन कैसे बनाता है? तो इस पर भी एक क्वेश्चन, उसका आंसर तैयार है। फिर इसके बाद भारत, इस प्रश्न की जो पूरी थीम है, भारत एनर्जी डाइवर्सिटी की नीति पर चल रहा है कि नहीं चल रहा बच्चे? ऊर्जा विविधता, जैसे आप भारत की भाषाई विविधता, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को आप देखते हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी को देखते हैं ना कि सांस्कृतिक रूप से भारत में कितनी विविधता है, सो ऑन इस प्रकार की चीजें आप देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो वैसे ही एनर्जी डाइवर्सिटी पर हम काम करें। एनर्जी डाइवर्सिटी का मतलब हम केवल अब कुछ देशों पर निर्भर नहीं है, यानी अब हम जहां से जैसे भी हो रहा है बहुत सारे ऊर्जा सहयोगी ढूंढ रहे हैं। आप समझ गए होंगे एनर्जी डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, हम किसी एक इराक पर, किसी एक ईरान पर, किसी एक मिडिल ईस्ट के देश पर डिपेंड नहीं करते। अब हम संपूर्ण विश्व में जहां भी हमारे लिए महत्वपूर्ण संसाधन है, ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम उनके साथ कनेक्ट है। एग्जाम्पल रशिया। तो ये अब कह रहा है कि इसके सामने चुनौती क्या? अब भैया यही चुनौती, अमेरिका की यह नीति चुनौती है। क्या सही है कि नहीं? तो आप देख सकते हैं 3 प्रश्न मैंने बनाए। पहले में कानून को समझ लेना है जो अमेरिका लाने जा रहा है, दूसरे में भारत कैसे डिप्लोमेटिकली उसको हैंडल करेगा, और तीसरा कि भैया एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन की इंडिया की पॉलिसी है, थोड़ा उस पर भी पढ़ लिया जाए। क्या पता इंडिपेंडेंट क्वेश्चन इसी विषय पर आ जाए, जीएस पेपर 3 में, नॉट आईआर में, इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी। और मेरे प्यारे बच्चों, जिनका पीएसआईआर ऑप्शनल है या जिन जो भी फॉरेन पॉलिसी पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, विदेश नीति, तो विदेश नीति के बहुत से फैक्टर्स होते हैं ना, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना पोटेंशियल जीडीपी के डिटर्मिनेंट्स, वैसे ही फॉरेन पॉलिसी के भी डिटर्मिनेंट यानी निर्धारक होते हैं। तो फॉरेन पॉलिसी के बहुत से पैरामीटर्स होते हैं, उसमें से एक पैरामीटर क्या होता है बच्चे? क्या होता है? एनर्जी सिक्योरिटी भी, या हम कहें रिसोर्स मैनेजमेंट भी। वही, यानी किसी भी देश को अपनी विदेश नीति को इस प्रकार से संचालित करना पड़ता, ऑपरेशनलाइज करना पड़ता है कि जिससे वह देश अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को सुरक्षित रख सके, क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी से उसकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी निर्भर है, उसकी डिफेंस सिक्योरिटी निर्भर, उसकी सोशियो इकोनॉमिक जितने भी एंगल हो सकते हैं वो सभी सुरक्षित है। तो ये तीनों प्रश्न का आंसर आपको स्वाभाविक रूप से मिल जाएगा। अब आइए इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं पूरे टॉपिक को। रशियन ऑयल इंडिया कॉल्स आउट डबल स्टैंडर्ड, यानी रशिया के तेल के ऊपर जो भी कहा गया उसको अमेरिका की तरफ से, उसको भारत ने डबल स्टैंडर्ड कहा। बच्चों सोचिए कि आप एक ऐसे गांव में रहते हैं जहां केवल एक कुआं है। इसी से आप एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन भी समझ पाएंगे। लेकिन उस कुएं से पानी लेने पर कोई ताकत और आदमी आपको कहे, जैसा कि पुरानी पिक्चरों में अक्सर आप देखते हैं, हरिया तुम यहां से पानी नहीं ले सकते हो, ये ठाकुरों का कुआं है। यानी
कोई ताकतवर आदमी आपको कहे कि अगर तुम यहां से पानी लोगे तो तुम्हारा राशन बंद कर दूंगा। अब सोचिए, क्या आप उस कुएं से पानी नहीं लेंगे या कोई और रास्ता खोजेंगे? कुछ ऐसा ही आज भारत के साथ हो रहा है। अमेरिका यानी व्हाट इज न्यूज, यूएस चाहता है कि भारत रूस से तेल ना खरीदे, लेकिन भारत को अपनी एनर्जी नीड्स यानी ऊर्जा जरूरतों और अपने नागरिकों को सस्ते बिजली, सस्ता ईंधन देने की इच्छा के कारण उसे रशिया से तेल खरीदना पड़ रहा है और आगे भी खरीदना पड़ेगा। तो यही मुद्दा है आज के इस पूरे लेक्चर का कि सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025 नाम का एक बिल यूएस कांग्रेस में यानी यूएस की पार्लियामेंट में, संसद में लाया जा रहा है। इसके अंतर्गत ये प्रावधान है यानी प्रोविजन है कि जो देश रशिया से ऑयल यानी तेल, कोल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदते हैं उन पर 5% का इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा। यानी आप उन प्रोडक्ट से कुछ भी बनाएंगे, अमेरिका में भेजेंगे तो अमेरिका उस पर 500% टैरिफ लगा देगा। और इसमें जो मुख्य टारगेट होंगे वो इंडिया है, चाइना है और ब्राजील है। अब स्वाभाविक है, विकसित एवं विकासशील देशों की नीतियां का भारत पर प्रभाव और भारत का इस पे क्या जवाब आता है। तो सबसे पहले भारत के जवाब पे जाए उससे पहले हम ये जान लें कि ये पूरी घटना आपको इंटरनेशनल एथिक्स के पैरामीटर्स पर आपको बताना है कि सही नहीं है, एक चीज। अब आते हैं दूसरा, यानी कि यूपीएससी के लिए यूज भी कर ले। भारत ने इसे दोहरा मापदंड यानी अब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का इस पर रिस्पॉन्स क्या है। तो भारत ने इसे दोहरा मापदंड यानी डबल स्टैंडर्ड कहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका खुद भी कभी कभी रूस से व्यापार करता है, लेकिन भारत जैसे विकासशील देशों पर दबाव बनाता है। यही डबल स्टैंडर्ड कि तुमको जरूरत पड़ती तुम भी करते हो। इसीलिए हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर और पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी ने साफ कहा, अब ये पूरा आपको याद होना चाहिए जो ये पॉइंट मैं यहां पर आपको बताने जा रहा हूं कि हमारा स्टैंड क्या है। तो हमारा स्टैंड पहला है कि भारत की एनर्जी पॉलिसी मार्केट और किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था वो उसके अपने ओन इंटरेस्ट पर आधारित है। यानी भारत की ऊर्जा नीति, भारत का बाजार और अपने हितों पर आधारित है। हमने पहले भी ईरान के साथ यही किया था, हम अपनी नीति खुद बनाएंगे। यानी जब ईरान के साथ प्रतिबंध लगाने की बात की गई थी तो इंडिया ने सडन बंद नहीं किया था। इंडिया ईरान से लेता रहा, फिर उसने एनर्जी को डाइवर्सिफाई किया, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अब आता है इंडिया की ऑयल स्ट्रेटजी क्या है या ऊर्जा रणनीति, ये आपको जानना चाहिए। जिसको बस इतना ही आपको जानना चाहिए कि इंडिया की ऊर्जा रणनीति क्या है, एनर्जी स्ट्रेटजी का। पहला, भारत ने एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन किया है यानी ऊर्जा का विविधीकरण किया। भारत अब ऊर्जा के विविधीकरण मतलब 40 प्लस देशों से तेल खरीदता है, सिर्फ रूस पर निर्भर नहीं है। तो इसका मतलब है कि तुम कुछ भी करो, बहुत ज्यादा हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, आप देख सकते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्ता। भारत किसी भी गुट या ब्लॉक में पूरी तरह शामिल नहीं होता। जैसे क्वाड में अमेरिका के साथ है तो ब्रिक्स में रूस और चीन के साथ भी है। तीसरा, असर्टिव डिप्लोमेसी यानी स्पष्ट संवाद। भारत ने अमेरिकी सांसदों से सीधे बात करके अपनी स्थिति समझा दी है कि भाई हम अभी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये सब चीज है। अब आपको आएगा कि अमेरिका ये क्यों, यानी ये तो इंडिया का पक्ष हो गया, अमेरिका ये स्टेप क्यों उठा रहा है। तो आपको पता होगा बताने की, मुझे लगता नहीं कि जरूरत है। ऑब्वियस है यार, पहला वो यही चाह रहा है कि रशिया यूक्रेन का जो वॉर है इसमें, क्योंकि रशिया को अमेरिका, पश्चिमी यूरोप चाहते थे बिल्कुल कमजोर हो जाए, तबाह हो जाए। जैसे अफगानिस्तान में आपको पता होगा रशिया को हराने के लिए ही ओसामा बिन लादेन और तालिबान को अमेरिका ने पाकिस्तान को पैसे देकर के खड़ा किया था, याद आया आपको? आपने इस बीच देखा होगा जब ऑपरेशन सिंदूर था तो अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने बीबीसी या किसी चैनल को, सीएनएन को शायद इंटरव्यू देते हुए ये बोल दिया था सीधा अमेरिका पे
कि अमेरिका हमें ऐसा करने को बाध्य करता है, हम अमेरिका के लिए ऐसा करते हैं। बोला था कि नहीं बोला था? तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में मुद्दा क्या है। तो वो रशिया को बिल्कुल वही अफगानिस्तान वाली कंडीशन में लाना चाहता है कि हार के अपनी वापसी कर ले, लेकिन रशिया ताकतवर बना हुआ क्यों? क्योंकि आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा वो सक्षम हो रहा है, क्योंकि एनर्जी उसकी पूरी इकोनॉमी को सेव कर रहा है। चाइना, इंडिया उसके साथ ट्रेड कर रहे हैं, दो सबसे बड़े विश्व के खरीदार देश उसके पास है। तो एक तो ये कि रूस को अलग थलग करना चाहता, वो इसलिए यह कानून ला रहा है, और इसके माध्यम से भारत ऐसे देश पर वो इनडायरेक्ट प्रेशर बना रहा, इनडायरेक्ट यानी टैरिफ का प्रेशर। दूसरा, नाटो के जो अभी के हेड है मिस्टर मार्क रूटे, ये उनकी भी नीति है, यानी वो इस बिल के पूरे समर्थन में खड़े हैं कि भारत, चीन, ब्राजील पर दबाव डाला जाए इसके द्वारा, जिससे वो रूस से व्यापार करना बंद कर दे। रूस कमजोर हो जाएगा, अपने आप वो समझौते की बात करेगा। ठीक है ना? लेकिन भारत ने नॉन अलाइनमेंट, ये शब्द यहां आया था, गुट निरपेक्षता की नई व्याख्या दी है। जरा इसको रट लीजिएगा। भारत ने नॉन अलाइनमेंट के लिए एक स्टेटमेंट दिया है कि हम हर मामले को उसके मेरिट पर देखेंगे, यानी आप कि हमारे लिए उसके क्या मेरिट पर देखेंगे, हर एक मामले को उसके मेरिट पर देखेंगे। यानी ऐसे नहीं कि तुम कह रहे हो हमारे लिए क्या सही है, तुम जो कर रहे हो क्या वो नीति सही है, नहीं है। तो हर मामले को उसके मेरिट पर देखेंगे और उस मेरिट के हिसाब से हम डिसीजन लेंगे, याद रखें। तो बस ये आपको पढ़ाया, और यूपीएससी के लिए क्यों जरूरी है वो आपको पता ही पता है, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? क्लियर हो गया? अरे भाई, जैसे ईरान पर जब अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया था तो भारत ने काफी समय तक तेल खरीदा ईरान से, हम डरे नहीं। वैसे ही रूस भारत का व्यापार भी एक राष्ट्रीय ऊर्जा नीति के तहत होता है। तो अंतिम कथन यही है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं कि वो कुछ रोक देंगे और हम लोग रुक जाएंगे। ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत आज एक ऐसा देश है जो अपने लोगों की जरूरतों को देखकर डिसीजन लेता है, ना कि कोई फॉरेन प्रेशर में, विदेशी दबाव में। ऊर्जा सुरक्षा कोई विलासिता नहीं, बल्कि हमारे नेशन की, हमारे राष्ट्र की नींव है, फाउंडेशन। आज भारत की यही नीति है, रणनीतिक स्वायत्तता। यानी रणनीतिक स्वायत्तता का मतलब हम संवाद करते हैं लेकिन आत्मसमर्पण नहीं करते। आई होप पॉइंट पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा, एकदम से क्लियर हो गया बच्चों। तो बस यही टॉपिक है, और आपको यूज कैसे करना हो मैंने बता ही दिया। और यहां पर आप देख सकते हैं अब उस पूरे प्रश्न का 2025 के संदर्भ में, मतलब इस कानून और भारत की रणनीतिक स्वायत्तता पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये आपको स्वाभाविक रूप से अभी 12:30 पे जो पीडीएफ मिलेगी उसमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो कोई जरूरत नहीं, मैंने पहले ही समझा दिया है, आप आसानी के साथ इसको कर लेंगे। ठीक है ना? इन दोनों प्रश्नों का आंसर, लेकिन पहले आप सोचिएगा फिर आंसर मेरा देखिएगा। उसके पीछे रीजन है क्योंकि आपका सोचना इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां पे आपको 7 से 7:30 में, 7.5 मिनट में एक क्वेश्चन पढ़ना भी है, समझना भी है और लिखना भी है। मेरे प्यारे बच्चों, तीनों काम एक साथ करने हैं। तो इसलिए ये कंटेंट यानी लेक्चर हो गया, मुद्दा आपकी समझ में आ गया। अब थोड़ा सा आप इसके बारे में थिंक करिए और उसके बाद आप इस पर एक हमला बोल दीजिए। ठीक है बेटा? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम अगले टॉपिक, ये पैटर्न ठीक है ना, कि जैसे क्वेश्चन का आंसर आपको पहले मैं बता देता था, तो आईक्यू आईपी मैं बता दूं, लेकिन क्वेश्चन का आंसर आप खुद करें। उसके पीछे रीजन ये है कि अगर आप खुद करते हैं पहले और फिर आंसर देखते हैं तो आप ये जज कर पाएंगे अपने आप को कि आपने कितने क्वेश्चन देखे, समझे, एक महीने में आपकी क्या प्रोग्रेस रही है। एक डायरी बनाइए, प्रोग्रेस रिपोर्ट अपनी लिखिए, तो फिर आप सेलेक्ट हो जाएंगे। अदरवाइज तो फिर झेलम झेल है। ठीक है? तो 12:30 ये आपको हमारे ऐप पर इसकी पूरी पीडीएफ मिलती है, पूरा डिटेल, हर एक क्वेश्चन का आंसर, जो कंटेंट मैंने फ्री हैंड लिया इसका भी पूरा कंटेंट,
आप वहां से ले सकेंगे। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है नया, इसको जरूर ज्वाइन करिए। और सभी बच्चों से एक ही बात कहना चाहूंगा, सीसीपी पल्स को कभी मत छोड़ना। अगर मुझ पे ट्रस्ट करते हो तो सीसीपी पल्स तो अगर प्रीलिम्स एक बार में निकालना है तो इसको छोड़ना मत। सीसीपी पल्स ये फिक्स है, एक यानी हर मंथ का पहला संडे और लास्ट संडे होगा, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और आप देख सकते हैं टेस्ट का पूरा शेड्यूल भी आ गया है। तो पहला संडे 3 अगस्त को पड़ रहा है, आप इकोनॉमिक्स का टेस्ट होगा। और आप कहेंगे सर इकोनॉमिक्स में, तभी तो सर आपने केवल बेसिक में इंट्रोडक्शन पढ़ाया। तो बेसिक में तो इंट्रोडक्शन पढ़ाया, लेकिन उधर आपने नोटिस किया कि इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा क्या क्या नहीं पढ़ा दिया। आप मुझे बताएं, मैं सबसे पूछूं कि इकोनॉमिक टाइम्स का जो दे रहा हूं इजी है कि नहीं, समझ में आ जा रहा है कि नहीं आ रहा, आप स्वयं बताइए। तो इकोनॉमिक्स और सीसेट में कॉम्प्रिहेंशन चूंकि मैं पढ़ाता हूं, तो इस बार मैं कॉम्प्रिहेंशन की क्लासेस भी शुरू से ही लेके चलना चाह रहा हूं, जिससे सीसेट में कोई बच्चा फेल ना हो। ठीक है, बाद में 1-2 क्लास लेकर के मैं कह देता हूं कि बच्चों समझ, आप लोग कह भी देते हैं समझ में आ गया। इस बार शुरू से चलते, इस बार मतलब कि कोई रुके ना। और फिर 31 अगस्त को संडे है, सुबह 9:30 बजे इन्वायरमेंट का टेस्ट होगा। और फिर 2:30 बजे मैथ और रीजनिंग का टेस्ट होगा, जो रवि सर इस बीच पढ़ाएंगे। जो पढ़ाएंगे हम वही लेंगे, उसके अलावा हम कुछ नहीं लेंगे। ये नोट कर लीजिएगा, हम कुछ भी एक पॉइंट भी नहीं लेंगे जो हम पढ़ाए नहीं, यानी हम मतलब मैं, रवि सर, आदित्य, कोई भी। ठीक है। और 4:30 बजे दोनों टेस्ट में स्ट्रेटजी टॉक ये होगा। स्कोरिंग एंड पीयर लर्निंग, यानी कौन बच्चा अच्छा कर रहा है उसकी रैंक भी बनाई जाएगी, जिससे कि हम ये समझा सकें। पीयर लर्निंग का मतलब ये होता है कि एक दूसरे से सीखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ऑब्वियस ये हमारे फाउंडेशन बैचेस है। मेरी पर्सनल मेंटरशिप, मैं सबसे कहूंगा कि धीरे धीरे आप लोग कोशिश करिएगा, जो बच्चे बाद वाले भी हैं, आप पर्सनल मेंटरशिप में आइए। मेरा जो मॉडल, ये मत सोचिएगा कि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं उसी तरफ जा रहा हूं आहिस्ते आहिस्ते। अभी कई चीजें बन रही हैं, कस्टमाइज प्लान बन रहा है, बस इस महीने के बाद वो इंट्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। कस्टमाइज प्लान यानी एआई के थ्रू, यानी हर एक बच्चे जो मेरा पर्सनल मेंटरशिप में होगा उसको एआई की सुविधा दी जाएगी। ध्यान से समझिएगा, इसी ऐप पर। तो सारी चीजों पे हम काम कर रहे हैं, जिससे कि जब मैं मतलब वो कुछ भी, उसको मैं ऐसा कस्टमाइज एआई पर काम हो रहा है कि जिससे कि आप एआई के थ्रू मुझसे कनेक्ट होकर के मैं पढ़ाऊं, आप मुझसे पढ़ें, डाउट हो एआई पे जाएं, फिर वापस मेरे पास आए। तो आने वाले समय के लिए हो सकता है कि इसमें समय भी लगे मुझे, तो बट आने वाले टाइम के लिए मैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप सबको भी ये चीज समझ में आ रही होगी कि एआई वो ताकत है जिसने यूज किया, ध्यान से समझिएगा, जिसने यूज किया वो राजा। एक फील्ड में नहीं, किसी भी फील्ड में। और ऐसा नहीं कि एआई आज की चीज है, बहुत पहले की भी चीज है, आज आपके और हमारे हाथ में इजिली आई, इसलिए हमें आज की चीज लग रही। अंग्रेजों ने टेक्नोलॉजी यूज की, हम पे राज किया, संपूर्ण विश्व पे राज किया, टेक्नोलॉजी के द्वारा राज किया है। याद रखिएगा, छोटा सा देश है, उसके पास अपने रिसोर्सेज भी नहीं, टेक्नोलॉजी के द्वारा ही तो किया ना। जहाज बनाया, हथियार बनाए, ठीक है ना, इंजन बनाए, ढेर सारे इन्वेंशन किया, आप पे राज किया। चाइना ने 1960s में इस चीज को समझा, रिवर्स इंजीनियरिंग स्टार्ट किया, अमेरिका से माल खरीदता, इटली से माल खरीदता, फ्रांस से माल खरीदता, कहीं से डिफेंस का लेता, कहीं से स्पेस का लेता, उसके बाद अपने यहां ओपन करवाता और अपने जो भी ग्रेजुएट्स हैं साइंस के, उनको उस रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू स्किल्ड करता लोगों को। और हम लोग इंडियंस हंसते, हमें भी बचपन से यही सिखाया गया। मुझे तो याद ही नहीं है कि हम लोग चाइनीज माल, मतलब यही, जब तक मैं दिल्ली, और दिल्ली में मेरी बेटी जब तक पैदा नहीं होगी, ट्रस्ट करना बच्चों, क्योंकि हम लोग सामान्य बैकग्राउंड के बच्चे हैं, तो बचपन से जो सीखे कि चीनी माल खराब होता है। क्या होता है? चीनी माल खराब होता है। और चीनी माल ऐसा दिमाग में बचपन से बैठा दिया गया, एक स्टीरियोटाइप की इमेज, जैसे महिलाएं इस व्यवस्था में सेकेंडरी स्टीरियोटाइप है, ये रूढ़िवादी, ऐसा ही दिमाग में डाल दिया गया कि चाइनीज माल। जब बेटा मैं अपनी बेटी की साइकिल खरीदने गया पहली बार, उसका कोई टॉय खरीदने गया था, तो जब मैं कमला नगर गया
तो एक बड़ी सी टॉय शॉप में मैं गया, और ऑब्वियसली जब किसी को पता लगता है कि बड़ा एडवांटेज है कि मैं अध्यापक हूँ, टीचर हूँ, मास्टर हूँ, तो बड़ा एक अलग प्रकार का अच्छा लगा। अब हो सकता है उनकी अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी हो, तो फिर मेरी बातचीत होने लगी। और चूंकि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं, तो मैंने उनसे पूछा कि, उन्होंने देखा कि ये सर चाइना की। हमने कहा यार चाइना की साइकिल अच्छी होगी या खिलौना? उसने कहा कि सर चाइना। और क्या समझाया उस आदमी ने मुझे। फिर उसने मुझे प्रोडक्ट्स दिखाए कि चाइना की सर ये एक साइकिल है जो हमारे आपके लिए 500 रुपए की है, ये चाइना की एक साइकिल है जो 5 लाख की है, ये इंडिया के कुछ क्रीम लोग खरीदते हैं, वही साइकिल ये यूएस में सप्लाई होती है, यूरोप में सप्लाई होती है। फिर उसने जितनी भी साइकिल रेसिंग की साइकिल बनती है ना, रेसिंग वाली, उसने बताया कि सब सब चाइना बना रहा है। आज के 10 साल पहले की बात, मेरा दिमाग एकदम दही हो गया। सोचो हम लोग कि चाइना ने 1960s में ही बाहर से माल खरीदा, रिवर्स इंजीनियरिंग किया। अरे जिसे कॉपी कहते हैं यार। और हम लोग उस समय क्या कर रहे थे, जो सिनेमा होता है उसमें जो बीसीआर ये सब पर उसकी कॉपी बनाते थे। तो उसने वहां से सीखा, यानी टेक्नोलॉजी पर उसने भी काम किया। तो जिसके पास टेक्नोलॉजी है वही लीड करता है। आप इजराइल को देख सकते हैं, टेक्नोलॉजी में आगे है, ट्रस्ट करिएगा। आज पूरे मिडिल ईस्ट की बैंड बजाया हुआ है, अकेला देश। कभी यहां मिसाइल फेंक दे रहा है, कभी वहां मिसाइल फेंक दे रहा है, कभी यहां। आप सोच सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि टेक्नोलॉजी इज द मस्ट। हमारे देश में एक दो गोल्ड मेडल नहीं, एक आधी कभी कभार गोल्ड मेडल आता है, बाकी तो ब्रॉन्ज सिल्वर इस टाइप की। क्यों? बिकॉज आपके हम अपने खिलाड़ियों पे टेक्नोलॉजी पे खर्च ही नहीं कर रहे हैं। वो तो बस अपनी बेचारे मेहनत से, अपने जोश से, अपनी जज्बे से आ जाते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि अब हम लोगों को, आपका जो रिजल्ट होगा, ये पूरी बात मैंने बताया, ये उनका नहीं होने वाला है जो पढ़ रहे हैं। क्योंकि आपसे ज्यादा ताकतवर आईआईटीएन है टेक्नोलॉजी को यूज करने में। ध्यान से समझ लेना, सभी के लिए, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे। आईआईटीएन, आपको अच्छे से पता है कि आईआईटीएन का सक्सेस रेट लगभग 60% के आसपास है। यानी 100 सीट अगर है 1000, तो उसमें से 60% अराउंड आईआईटीएन कब्जा कर रहे हैं। आपको अच्छे से पता है, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। अब इन आईआईटीएंस के पास चैट जीपीटी है, एक तो भाई पैसे की भी क्षमता है, पारिवारिक पृष्ठभूमि भी है। चैट जीपीटी जो अच्छा फीड कराता है उसकी मदद करता है। और वो स्वाभाविक रूप से, आप ग्रामीण भारत के बच्चों से बेहतर चैट जीपीटी यूज करेंगे, इसमें से कोई इनकार नहीं कर सकता। पैसा भी है, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो सुनील अभिव्यक्ति ऐसे लोगों के साथ भी कनेक्ट हो गए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अब थोड़ा सा कंपटीशन आपके लिए और टफ होगा। तो ऐसे में पर्सनल मेंटरशिप इज द बेसिक नीड होगी। अब जो नहीं समझेगा भाई, उसको मैं ये नहीं कर रहा हूं आपको मेरे यहां एडमिशन लेना, नो 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 नो, ये बिल्कुल नहीं है। आपको जहां मैं बस ये कहना चाह रहा हूं। बाकी पर्सनल मेंटरशिप में पहले तो मैं केवल पर्सनल मेंटरशिप दिया करता था, ये सारे कोर्सेज तो अलाउ नहीं करता, तो सारे कोर्सेज भी इसके अंतर्गत अलाउ। ठीक है, तो आप लोग जरूर चीजों पर काम कीजिए, क्योंकि अब कंपटीशन कुछ लोगों के लिए बहुत इजी हो गया है। खासकर जो आईआईटीएन है, आप देखिएगा 2 से 3 साल में ये बहुत ज्यादा फिर से ये पूरा कब्जा कर ले। खासकर जीएस में, ऑप्शनल में नहीं, ऑप्शनल में भी चैट जीपीटी फेल है, लेकिन फिर भी अच्छा है, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि। और सबसे बड़ी बात है, फेल कहां है? ये हिंदी लिटरेचर में फेल है। ये फेल कहां है? हिस्ट्री में फेल है। ये पीएसआईआर में बिल्कुल भी फेल नहीं है। ये एंथ्रो में बिल्कुल भी फेल नहीं है, क्योंकि एंथ्रो पे मेरा बच्चा विशेष रंजन, उसको मैं हेल्प करता हूं, उसका एंथ्रो ऑप्शनल है। और अभी वो क्लास में होगा भी होगा, तो उसको मैं एंथ्रो में मदद कर रहा हूं। मतलब सोचो कि वो एंथ्रो की कोचिंग ले रहा है मेरे ही कहने से, 50,000 60,000 कहीं एडमिशन लिया हुआ। बट उसको एंथ्रो में जो क्वेश्चन फंसते हैं, विशेष अगर क्लास में हो तो बताना, एंथ्रो के क्वेश्चन को मैं बना के दे रहा हूं। विशेष बेटा, इस पे तुम रिप्लाई करना अगर क्लास में हो तो, क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत मैटर करेगा। अदरवाइज मैं एक दिन विशेष को क्लास में बुला करके तब आपको लगेगा। और वो बाजीराम कर चुका है, आप उससे पूछेंगे। मानी बाजीराम की कोचिंग हो चुकी है, पूरी कोचिंग, एक अटेम्प्ट भी दे चुके हैं। अब उसके बाद मेरे पास मेंटरशिप के लिए आए।
और एंथ्रो ऑप्शनल है। तो एंथ्रो पर उस बच्चे को दिक्कत हुई कि सर ये एक कॉन्सेप्ट है, समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा रुक दो, मैंने बना के दिया। मैंने पूछा भाई बताना क्या पोजीशन है, उसने बोला कि सर मजा ही आ गया। ठीक है, तो भाई दिक्कत तो आप लोगों के सामने है। जो एआई का बेहतर यूज करता है, जो कंटेंट को समझता है, वो आपको पछाड़ देगा, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं। तो आप बहुत मेहनत करनी है, ठीक है, अलग ढंग से आपको चिंतन करना। आइए, एक और ट्रंप का इंटरनेशनल एथिक्स के अगेंस्ट का एक्शन है। पूरा आईक्यू आईपी पिछला वाला, इसलिए बताऊंगा नहीं, सेम वही चीजें हैं, ठीक है। बस एक बार आप मुद्दा देखिए। यानी अभी आपने अमेरिका के पार्लियामेंट में एक बिल की चर्चा देखी। अब एक जैसे होता है ना कि एक तो लेजिस्लेटिव ने क्या किया वो आपने पढ़ा, अब एग्जीक्यूटिव यानी राष्ट्रपति क्या कर रहे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें कहा गया है कि जो सी बेड माइनिंग है यानी समुद्री खनन में, अब उसमें अमेरिका ग्लोबल लीडर बनेंगे। यानी हम पूरे समुद्र को खन डालेंगे, आप ऐसा कह सकते हैं। और खनन क्यों किया जाता है, माइनिंग, बिकॉज आपके वहां पर मिनरल्स हैं। उन मिनरल्स के द्वारा हम अपने लिए बेहतर अमेरिका बनाएंगे, अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी के तहत, ठीक है। पॉइंट इज क्लियर बेटा। यानी समुद्र के अंदर जो भी है सब ले लेंगे। अब ये हम इस पॉलिसी पर आ गए, यही विषय डिस्कस किया गया, यानी आप ले लेंगे। अब इस विषय को सेम वही आईक्यूआईपी है, सब कुछ है, कुछ भी बदला नहीं, यानी जो आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा, ठीक है, वही सारी। हाँ, GS1 ज्योग्राफी इसमें आ जाता है, बिकॉज कि यह प्राकृतिक संसाधन है जिसका अमेरिका एक तरफा दोहन करने की बात कर रहा है। तो आप देख सकते हैं इन नेचुरल रिसोर्सेस इस यूनिट के साथ सीधा सीधा कनेक्ट हो रहा है। और यूपीएससी प्रश्न भी पूछता है जो भी करंट में, यानी कि जो मिनरल ऑयल कहां कहां कैसे कैसे हैं, उसके बारे में प्रश्न आपसे पूछा ही पूछा, ठीक है। और ग्लोबल वार्मिंग पूछ ही रहा है, जो भी चर्चा में है। तो ये जो अमेरिका का एक्शन, इस पर भी कुछ ना कुछ बन सकता है। तो ये कहा गया कि भाई अमेरिका जो ये एक तरफा कदम उठा रहा है, इसके क्या पर्यावरणीय नुकसान होंगे। यानी जो प्रश्न मैंने बनाया वो प्रश्न बना इसी तर्ज पर कि भाई ग्लोबल वार्मिंग के कारण वैसे ही समस्या हो रही है, और आप इस टाइप की चीजें करेंगे तो एनवायरमेंट, अगर समुद्र का भी खराब होगा तो क्या नुकसान होगा, ठीक है ना। फिर अगला यही कि अमेरिका अगर ऐसा कर रहा है, इस प्रश्न की थीम में, अमेरिका अगर ऐसा कर रहा है तो इससे क्या क्या इकोलॉजिकल नुकसान होने वाले हैं। तो दूसरा प्रश्न यह है। फिर एक केस स्टडी आपको करा दी गई है कि एक कंपनी को डीप सी माइनिंग का लाइसेंस मिल गया, लेकिन एनवायरमेंटल ग्रुप है वो विरोध करें, तुमको डीप सी में माइनिंग नहीं करनी। आप उस कंपनी के सीईओ हैं, आप कैसे निर्णय लेंगे। अब देखो कितना बढ़िया से इसको भी समझा दिया गया, बहुत बढ़िया से। इसको आप आंसर पढ़ेंगे तो मस्त आनंद आ जाएगा। कल्पना कीजिए मेरे प्यारे बच्चों की कोई व्यक्ति आपके घर के पास एक बहुत बड़ा भूमिगत खजाना होता है ना, जैसे कि जमीन में गड़ा हुआ धन, जैसे कोबाल्ट या निकल, खोज ले और ये कहे कि यह मेरा है, मैं इसे निकालूंगा, चाहे आपके घर की दीवारें हिल जाएं, ड्रिलिंग करके डिग 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 डिग, या पर्यावरण नष्ट हो जाए, तो क्या यह उचित होगा, बोलिए। ठीक यही कर रहा है अमेरिका समुद्र की गहराइयों में। और जब वो ऐसा कर रहा है तो उसने एक वैश्विक बहस को जन्म दिया। उसी बहस का यूपीएससी का एंगल क्या होगा उसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर। तो सबसे पहले डीप सी माइनिंग होती क्या है, गहरे समुद्र में खनन। मेरे बच्चों, माइनिंग ऑब्वियस एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है जिसमें समुद्र की गहराइयों, विशेषकर 200 मीटर से गहरा, इससे गहरा क्षेत्र, और विशेष रूप से स्पेशली सी बेड, यानी जैसे आपका बेड होता है ना सोने का, वैसे ही समुद्र का सी बेड, समुद्र के तल से बहुमूल्य खनिज निकाले जाते हैं डीप सी माइनिंग में। इनमें क्या क्या शामिल होता है, ऑब्वियस है, इसमें पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स यानी छोटे गोल पत्थर, जैसे कोबाल्ट हो गया, जैसे निकल हो गया, जैसे कॉपर यानी तांबा हो गया,
और मैग्नीज इत्यादि। अब इनको क्यों निकाला जाता? क्योंकि आज ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसमें? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी बनाने में, विंड यानी जो विंड एनर्जी का विंड टरबाइन है उसको बनाने में, सोलर पैनल को बनाने में। आप समझ गए होंगे, यानी अमेरिका जहां जहां पर भी चाइना लीड कर रहा है, चाहे विंड एनर्जी हो, चाहे सोलर एनर्जी हो, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जितने भी इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, उन्हीं को काउंटर करने के लिए या डीप सी माइनिंग एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से अब किया जाएगा। पॉइंट इसके लिए ठीक है? पॉइंट इज क्लियर बेटा? अरे भाई, टेस्ला जैसी कंपनियां इन्हीं खनिजों पर तो निर्भर हैं। ये रहेगा नहीं तो फिर टेस्ला कंपनी डूब नहीं जाएगी। तो अमेरिका में उसने ट्रंप को जितवाया है तो कुछ न कुछ तो लाभ लेगा ही लेगा। आई होप समझ गए। अब यहां पिक्चर क्लियर हो गई, यहां तक की सारी चीज क्लियर है। तुरंत पूछना है कोई भी डाउट हो, चूंकि सीखना इंपॉर्टेंट है। अब पहली चीज यहां से निकल करके आती है, अप्रैल 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया जिसमें अमेरिका की निजी कंपनियों को गहरे समुद्र में खनिज की खुदाई की खुली अनुमति दी गई, बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय अनुमति। यानी आपको किसी भी अंतर्राष्ट्रीय अनुमति, जैसे यूएन क्लॉज वगैरह, इस प्रकार के जो संगठन हो गए, इससे कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना? क्लियर बेटा? किसी से, यानी कौन कौन सी अथॉरिटी? पहला है आईएसए यानी इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। इससे भी आपको मतलब एक अथॉरिटी बनी है सी बेड, यानी समुद्र तल पर जो भी संसाधन, उसके मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए एक समिति बनी है, एक संगठन बना इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, जो कि यूएन क्लॉज के अंतर्गत स्थापित है। मेरे प्यारे बच्चों, यूएन क्लॉज यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी 1982, यानी समुद्र राष्ट्र सुरक्षा संधि। आप ऐसा समझ सकते हैं, समुद्र राष्ट्र की समुद्री सुरक्षा संधि। यानी यूएन क्लॉज क्या है? संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन की एक संधि है जो समुद्र से जुड़े जो भी एसेट राइट है, संपत्ति अधिकार है, जो संसाधन जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, और पर्यावरण संरक्षण आदि के मामले देखती है। और इसका प्रिंसिपल क्या है, जरा बस यहीं से आप पकड़िएगा तो एनवायरमेंटल इथिक्स के अंतरराष्ट्रीय इथिक्स के अगेंस्ट है डोनाल्ड ट्रंप का यह डिसीजन। कहने से काम नहीं चलेगा, आपको जस्टिफाई करना पड़ता है। सबसे बड़ी चीज होती है आंसर को जस्टिफाई करना। आपने कह तो दिया क्या ये कदम अंतरराष्ट्रीय नैतिकता के विरुद्ध। अरे भाई, विरुद्ध है तो कैसे? आप अपने आंसर में हमेशा याद रखिएगा। तो इसका जो प्रिंसिपल है ना यूएन क्लॉज का, मेरे प्यारे बच्चों, वो बड़ा मजेदार है। उसी के आधार पर आप कहेंगे कि उनका ये एक्शन यूएन क्लॉज, यानी एक ऐसी संस्था है जो यूएन की लीडरशिप में काम कर रही है और समुद्र के संसाधन से संबंधित सभी मामले यह तय करती है। और इसका प्रिंसिपल, इसका सिद्धांत है क्या? कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड, यानी समुद्र की संपदा पूरी मानवता की साझा विरासत है, किसी एक देश की नहीं। इंडिया, रशिया, चाइना जैसे 160 से ज्यादा देश यूएन क्लॉज के मेंबर है। अमेरिका इसका मेंबर नहीं है। अब देख लीजिए आप दादागिरी कि एक संस्था को फिर बाईपास कर रहा है। तो यूएन क्लॉज अब चर्चा में। और जो दूसरी संस्था है इंटरनेशनल सी बीड अथॉरिटी आईएसए, ये यूएन क्लॉज के अंतर्गत ही है। मुख्यालय इसका जमैका में है। काम ये क्या करती है मेरे प्यारे बच्चों? सी बेड, जिसकी आप चर्चा, सी बेड पर खनन के लिए लाइसेंस देती है। भैया, अगर तुम्हें समुद्र तल पर खनन करना, ठीक है, इन्हीं कोबाल्ट की, कॉपर की तुम करो, लेकिन लाइसेंस हम देंगे। यही आप जब माइनिंग करते हैं तो कितना करेंगे, कैसे करेंगे, उसका पर्यावरणीय मानक, एनवायरमेंटल स्केल भी यही तय करता है। और ये विकासशील डेवलपिंग कंट्रीज को प्रायोरिटी, प्राथमिकता देता है। अमेरिका इसका फुल मेंबर नहीं है, यानी आईएसए का भी फुल मेंबर नहीं, केवल ऑब्जर्वर मेंबर है, पर्यवेक्षक। यानी इसके मामलों में आकर के जब भी इसकी मीटिंग वगैरह बैठ सकता, ऑब्जर्वर है केवल। लेकिन हुआ क्या है?
कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किया और हस्ताक्षर करते हुए क्या कहा कि भैया अमेरिका की निजी कंपनी जैसे टेस्ला, मान लीजिए एक नाम मैं ले रहा हूं, आप जाओ और गहरे समुद्र में घुस करके खुदाई करो बिना किसी अंतरराष्ट्रीय अनुमति या पर्यावरणीय प्रक्रिया के, यानी तुमको आईएसए की यूएन क्लास की अनुमति की जरूरत नहीं है। अब जैसे ये जरूरत नहीं है तो यूपीएससी कूद पड़ा यहां पर, यानी सुनील अभिव्यक्ति कूद पड़ा। अब सुनील अभिव्यक्ति क्या कूद पड़ा भाई, उसने कहा कि ये इंटरनेशनल एथिक्स के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। तो आप कहेंगे सर कैसे, आइए समझते हैं। यानी अब आपको जब सिखा दूंगा कि यूएस का जो ये ऑर्डर है, अमेरिका का ये जो आदेश है, क्यों गलत दिशा में है, तो इस जब आप ये समझ जाएंगे कि हाँ अच्छा क्यों गलत दिशा में है, तो तुरंत आपको मजा आ जाएगा कि हाँ सर अगर ये गलत दिशा में और क्यों, आपने रीजन बता दिए, तो ऑब्वियस इंटरनेशनल एथिक्स के अगेंस्ट हो गया वो। अब आप देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखें अधिकार यानी राइट, तो जो यूएन क्लॉज है प्लस जो आईएसए है, इस अधिकार के बारे में, यानी समुद्री संपदा पर अधिकार की बात मैं कर रहा हूं, तो क्या कहता है? वो कहता है कि इस पर सबका है, यानी सबका साथ सबका विकास, सबका है, सामूहिक मानवता का अधिकार है। यूएस का ऑर्डर क्या है कि भाई जाओ, यानी नेशनल जो उनकी कंपनीज है, राष्ट्रीय कंपनियां, इसको प्राथमिकता है उनके, कि आपको सबकी साझा विरासत से मतलब नहीं। और ऑब्वियस हम कहां ही उसमें खनन कर पाएंगे, हमारे पास तो संसाधन ही नहीं है। जो साउथ के देश हैं उनके पास तो संसाधन ही नहीं, तो आप देख सकते हैं। तो इसलिए ये उसका गलत है, अधिकार सबका है, वो अकेले जबरदस्ती करने जा रहा है। लाइसेंस दूसरा मुद्दा आता है, यानी क्यों गलत है, लाइसेंस हमें सिखाएगा। यानी कोई भी खनन अगर आपको करना सी बेड में, तो आईएसए से आपको पूर्व अनुमति की जरूरत है, क्यों बच्चे? लेकिन इसने कहा कि हमारी कंपनियों को किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं, हम विश्व के पप्पा हैं, तो खनन की छूट है। तो क्यों गलत है, दूसरा पॉइंट, यानी लाइसेंस ये नहीं ले रहा है, जो लाइसेंस देने की अथॉरिटी उसको बाईपास कर रहा है। तीसरा, पर्यावरण का ध्यान रखना, यानी एनवायरमेंट, यानी कोई भी खनन हो तो ईआईए पर्यावरण प्रभाव का मूल्यांकन जरूरी, ऐसा आईएसए और यूएन क्लॉज के नियम कहते हैं। लेकिन इसने कहा कि हमें कोई जरूरत ही नहीं इसकी। अब अगर चौथा पार्टिसिपेशन यानी भागीदारी की बात करें, तो यूएन क्लॉज और आईएसए के अनुसार गहरे समुद्र के संसाधनों पर सभी देशों को बराबर का हिस्सा, लेकिन यहां पर ओनली यूएस का इंटरेस्ट देखा जा रहा है। तो इसलिए हम यह कहेंगे और क्या कह सकते हैं कि अमेरिका का आदेश गलत दिशा में है। बढ़िया से समझ में आ गया, ठीक है। आप अगर यस कह देंगे तो हम फिर और आगे एनालिसिस करेंगे। इससे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस पर, वैश्विक संस्थाओं पर भरोसा टूटता है और नियमों का उल्लंघन बढ़ता है भैया। अब ऐसा थोड़े कि तुम ही तोड़ोगे, अब अगर तुमने तोड़ा तो अब चाइना जो है क्या करेगा? 2012 से ये आईएसए से लाइसेंस लेकर खनन शुरू कर चुका है, यानी उसने लाइसेंस लिया है चाइना ने। और आपको पता है क्रिटिकल मिनरल्स की पूरी सप्लाई चेन पर उसका कंट्रोल है। तो ऐसी परिस्थिति में अब चाइना कर रहा वहां, लेकिन वो लाइसेंस से कर रहा है। अब वो भी क्या करेगा? आओ बेटा हमाम में तुम नंगे तो हम भी हमाम में नंगे, और फिर सब देश कूद पड़ेंगे। क्या अमेरिका, क्या कनाडा, क्या इंडिया, क्या जर्मनी, हमाम में सब नंगे। समझ गए ना? तो खुल के नहाइए आप नंगे होकर के, क्या दिक्कत है? जब सब नंगे तो आप भी नंगे, ठीक है। तो यही आपको पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों। यानी अब इसके बाद आता है इसका एनवायरमेंटल हैजार्ड, या हम कहें पर्यावरणीय खतरा। तो कैसे इकोलॉजी को नुकसान? भाई ऑब्वियस है, पहला, डीप सी में बहुत से फ्लोरा फौना है, यानी गहरे समुद्र में जो जीव प्लस जंतु हैं उनका निवास है, माइक्रोब्स इस प्रकार के। तो वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा, नॉट एक बार जब ड्रिलिंग होगा, जहां होगा आपको अच्छे से पता है, ठीक है।
इसके अलावा पानी का ऑक्सीजन भी प्रभावित होगा ड्रिलिंग से। तीसरा, समुद्र एक कार्बन सिंक के रूप में भी काम करता है, उसकी वह क्षमता भी कमजोर हो जाएगी। चौथी बात है कि क्योंकि डीप सी में कर रहे हैं तो 80% से ज्यादा जो समुद्रों में रहने वाले जीव हैं उनके बारे में किसी को जानकारी नहीं। धीरे धीरे रिसर्च हो रहा है तो जीवों के बारे में पता चल रहा है। तो ऐसे में जो अज्ञात धरोहर है, जिनके बारे में किसी को पता ही नहीं, उसका अपने आप विनाश हो जाएगा, उनके बारे में कोई जान ही नहीं पाएगा। आई होप आप। इसके अलावा मेडिसिन सेक्टर को भी नुकसान होगा, यानी दवाइयों में काम आने वाले बहुत से समुद्री जीव हैं वो भी मर जाएंगे। ठीक है, अब आता है इंडिया के लिए इसके क्या सबक हैं। स्वाभाविक रूप से तो भारत को आईएसए से एक्सप्लोरेशन लाइसेंस मिला है, भारत ने ले रखा है। तो भारत भी यहां खुदाई करे, लेकिन केवल और केवल किस चीज के लिए? ऑब्वियस है, ग्रीन एनर्जी के लिए, पर्यावरण का विनाश करने के लिए नहीं। और भारत के संस्थान एनआईओटी, इसके बारे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी एंड इसरो, ये दोनों इस पर काम भी कर रहे हैं, जिनके बारे में कंटेंट में डिटेल मिलेगी, याद रखिएगा। क्लियर है? तो अमेरिका का यह आदेश दिखाता है कि कहीं ना कहीं जब वैश्विक शक्तियां अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों के लिए इंस्टीट्यूशनल सिस्टम यानी संस्थाओं को नजरअंदाज करती हैं, तो इससे एनवायरमेंटल जस्टिस यानी पर्यावरणीय न्याय, विकासशील देशों का हक और वैश्विक सहयोग, तीनों पर आघात होता है। तो यह मुद्दा केवल खनिज का नहीं बल्कि न्याय, अधिकार और प्रकृति के संरक्षण का भी है। आई होप आप समझ गए। पूरा मुद्दा क्लियर हो गया बेटा? अब आज कुछ नहीं हो रहा है तो मैंने गेट बंद किया हुआ है बच्चों, एक बार आप लोग कमेंट करेगा। अब मैंने गेट बंद किया है, कभी खट खट की आवाज नहीं आती थी, लगातार खट खट की आवाज आ जा रही है, जिससे मेरा कंसंट्रेशन जो है वो भंग हो रहा है। कभी कभी एकदम से क्लियर? ठीक है, इसी हिसाब से चीजों को आपको समझना है और इनको अपने मन मस्तिष्क में उतार लेना है, जिससे कि आपको कभी किसी चीज में दिक्कत आए ना, मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है बच्चों? ठीक है, अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं और इन तीनों प्रश्नों का आप मतलब ये पूरा कंटेंट अच्छे से आप पढ़ेंगे और ये तीनों प्रश्न आपको पीडीएफ में मिलेंगे, जिसका आप आंसर करेंगे। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं कि जो भी बच्चे होंगे आप घबराइएगा नहीं, आप ज्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। आप जो पढ़ा रहा हूं, जो बात कह रहा हूं ऑप्शनल, और ये हिंदू और प्रीलिम्स खा जाओ, और मेंटरशिप के थ्रू केवल रेगुलर आप बस कनेक्ट रहो, तो फिर आपको किसी चीज की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं, क्योंकि बाद में आंसर राइटिंग करें उससे अच्छा अभी आप ये आंसर राइटिंग कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस पीडीएफ में सब कुछ मिलता ही मिलता है। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल 12 मराठा किले प्रीलिम्स के लिए आप देख सकते हैं। तो यूनेस्को में ये पहले भी हम लोगों ने कर लिया था, अगर आपको याद हो। रूपांजलि पार सर, हम आईआईटीएन की तरह
आपको आईआईटीएन की तरह यूज करने की जरूरत नहीं, मैं आईआईटीएन से 10 टाइम ज्यादा यूज करके आपको दे रहा हूं, आप टेंशन मत लीजिए। रूपांजलि पाल कह रही कि हम आईआईटीएन की तरह, ना 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 ना, आपको करने की क्या जरूरत है, आपने तो मुझे पकड़ा हुआ ना, तो आप लोग मत करो, मैं उनसे 10 गुना ज्यादा। और आप किसी भी कंटेंट पर एक बार जरा विचार करिएगा कि आज के 5 महीना 6 महीने पहले का कंटेंट का फ्लो और आज का फ्लो क्या अंतर है। क्या पहले मॉडल क्वेश्चन के आंसर होते थे? नहीं होते थे। तो मैं समझाता था, आपको अच्छा लगता था, क्योंकि आपको लगता था कि यार कितना बढ़िया सर कनेक्ट करते, लेकिन इससे मेरी तारीफ तो आपकी निगाह में ज्यादा हो गई, लेकिन आपको फायदा कम हुआ बिकॉज आपकी एक दो पॉइंट ही तो आप सोच पा रहे थे। आप पूरा आंसर बना के देता हूं बेटा, तो इसलिए आपको कुछ नहीं, जो मेरे पास है आप तो एंजॉय करो यार, आप लोगों को तो लाइफ में कुछ सोचना ही नहीं, ठीक है ना। मेरे पास जो बच्चे हैं आप एंजॉय करो, ठीक है ना। मेरी परीक्षा थोड़ी सी लंबी चलती है, ईश्वर परीक्षा लेते हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं, लेकिन मैं हमेशा फर्स्ट डिवीजन में ही पास होता हूं। और आप देखिएगा कि अगर आप चिपके रहे तो यही जितने बच्चे हो ना सब सेलेक्ट हो गए, मेरी गारंटी है। जब यूपीएससी ने अटेम्प्ट दिए हैं, घर वाले अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो आप पढ़िए, कौन मना कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो इसलिए आपको सोचने की जरूरत नहीं। तो यूनेस्को ने 12 प्रमुख दुर्गों को शामिल, जिनमें से 11 महाराष्ट्र में, एक तमिलनाडु में है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। प्रीलिम्स के लिए है तो इसको आप पढ़ ही लेंगे, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई फ्री हैंड लेक्चर नहीं इसमें, ठीक है। वो आपको अभी पूरा कंटेंट मिल जाएगा, यानी जब आप पीडीएफ पढ़ेंगे, 2 ब्लैक होल का विलय हो रहा है, उसका भी पूरा कंटेंट प्रीलिम्स के लिए आपको मिल जाएगा। तो प्रीलिम्स के लिए वो भी गारंटीड होता नहीं, आए नहीं आए, तो उसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत मेरी नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं, यानी हम लोग 17 जुलाई के टॉपिक पर, जिस पर कल हम लोग चर्चा कर रहे थे और यहीं पर क्लास हैंग हो गई थी, ठीक है। धन धान्य कृषि योजना, द न्यू स्कीम टू डेवलप 100 एग्री डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द कंट्री। कल मैंने इस पर काफी लेक्चर ले लिया था, लेकिन फिर भी अब चूंकि इस पर बातचीत करना है तो एक टॉपिक ये हो गया, ठीक है। यानी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को कैबिनेट का अप्रूवल मिल गया। आप कहेंगे सर कैबिनेट का अप्रूवल, यानी स्वाभाविक रूप से 2025-26 के बजट में इसकी घोषणा हुई थी। बजट में घोषणा के बाद जब पैसा वैसा मिल जाता है तो वो कैबिनेट के द्वारा अप्रूव माना जाता है। क्या करेगी, देश के 100 कृषि जिलों को इसमें चयनित किया जाएगा और स्वाभाविक रूप से उसमें कृषि विकास को प्राथमिकता दी जाएगी, जैसा कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम था, फोकस्ड डेवलपमेंट पर, वहां पर जो है बातचीत की गई थी, अगर आपको याद हो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये एक बार इसको जरा एक बार आप लोग सरसरी निगाह से स्वयं पढ़ें, थोड़ा सा ऑब्जर्व करें बेटा, ऑब्जर्व करें। उज्जवल कह रहा है कि सर हम आपसे चिपके में और कितना चिपक जाए। नहीं नहीं, बस तो चिपके रहो बेटा, बस। मैं सच कह रहा हूं, क्योंकि मैं इसलिए नहीं कहता हूं, आप खुद बताओ, पिछले साल जो बच्चे मेंटरशिप में थे, फेल हुए, सबको इस ये क्लासेस भी मिल रही, वो भी फ्री में। क्यों? थोड़े बहुत पेमेंट, यानी जो ऐप जो हमें सुविधा देती, केवल उनका पैसा 150 200 जो भी लिया जा रहा हो। आप मुझे बताओ क्यों ऐसा? मैं चाहता, मैं मना करता, भाई हो गया अब आपका, ठीक है, जाइए, बीच बीच में पूछते रहिएगा। क्योंकि मुझे पता है, मैं अच्छा इंसान हूं इसलिए नहीं, मुझे पता है यार सिलेक्शन हो जाएगा। अगर बच्चे 2-3 साल कनेक्ट रहेंगे तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, अधीर नहीं होंगे, अधीर होंगे तो फिर अधीर मतलब पेशेंस लेस, वो नहीं होंगे, वो होंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये कल हम लोग कैबिनेट अप्रूव, ये सब एक पहला टॉपिक ये हो गया है। और ऑब्वियस है, भारत इकोनॉमी में, इंडिया में भारत सरकार इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए क्या कर रही है, एग्री इकोनॉमी को, वो यहां पर लिखा हुआ है। सरकारी नीति ये हो ही गई है, ठीक है ना। इससे मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी होगा, जीडीपी, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट तीनों बढ़ेगा, और इससे भारत में अधिकतर किसानों के लिए कृषि जो जीवन निर्वाह का सक्षम स्रोत नहीं है वो बनेगी। 2017 का ऐसे भी इस स्कीम के साथ, ठीक है, कनेक्ट हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल शिल्पा बेटे, ठीक है। अब
कल हम लोग बातचीत कर रहे थे कि ये जो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है, ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये जो 100 जिलों में टारगेटेड काम किया जा रहा, क्यों महत्वपूर्ण है? तो मैंने बताया था भैया, इस प्रश्न में उसका उत्तर है कि भारत में लैंड होल्डिंग, जिसमें खेती होती है, ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग, उसका आकार छोटा हो चुका है। ये यूपीएससी खुद भी कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो स्वाभाविक है ऐसी परिस्थिति में इस स्कीम के द्वारा बेहतर ढंग से काम किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, जब अभी हम उसके बारे में एनालिसिस करेंगे तो आप समझेंगे। फिर इसके बाद आते हैं, जैसे धान गेहूं क्यों सफल हुआ था, क्रॉपिंग पैटर्न का अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान क्यों बना, लेकिन बाद में इसके क्या नुकसान हुए अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान बनने के, इस प्रकार की चीजें तो हमेशा आता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स फेवरेट है, बिहार पीसीएस के लिए भी है। ठीक है, आप देखिए बिहार पीसीएस में इस पे खूब क्वेश्चन बने हैं। कृषि की समस्या क्या है, उसको दूर करने के उपाय बताइए। तो बिहार में भी ये प्रश्न बहुत ज्यादा वैलिड होता है। और फिर मैंने क्वेश्चन यहां पर बनाए हैं कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना कैसे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी, सस्टेनेबिलिटी भी बढ़ाएगी, यानी कि पर्यावरण मित्र भी होगी। ठीक है ना, ये आपको लिखना है एक प्रश्न। अब इस प्रश्न तक पहुंचे उसके पहले तुम लोग नोट्स मत बनाओ यार। ये जो तुम लोग कहते हो कि हम शॉर्ट नोट्स, बेटा नोट्स मत बनाओ यार, मैं नोट्स ही तो दे रहा हूं आपको। ये जो अपने हाथ से लिख रहा हूं इसको केवल लिख लिया करो, बाकी सब यार कितना, केवल आंसर की प्रैक्टिस करो, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा। नोट्स वोट्स मत बनाओ, इतना टाइम कहां है तुम्हारे पास। ठीक है, अब आता है इस विषय पर मैं आपसे कहता हूं, जस्ट इमेजिन, यानी कल्पना कीजिए कि एक किसान जिसका खेत कम पैदावार यानी लो प्रोडक्टिविटी देता है, यानी रामू है किसान और रामू का जो खेत है उसमें प्रोडक्टिविटी कम है, जहां साल में केवल एक बार फसलें पैदा होती हैं। साल में आप देखिएगा, पहला कम पैदावार, दूसरा मॉडरेट क्रॉपिंग इंटेंसिटी, यानी साल में केवल एक बार फसल पैदा होती है, तीसरा जिसे बैंक से कृषि कार्यों के लिए कर्ज या लोन लेने में दिक्कत आती है। यानी एक किसान ऐसा है, यानी एक किसान ऐसा, आप इसको ऐसे समझ, एक किसान ऐसा जिसका खेत कम पैदावार देता है, लो प्रोडक्टिविटी है, दूसरा जहां फसलें साल में केवल एक बार होती हैं, और तीसरा जिसे बैंक से कर्ज लेने में दिक्कत होती है। ये जो तीन विशेषताओं वाला किसान है, इसके पास सुविधाएं भी हैं। सुविधाएं क्या है? प्रधानमंत्री किसान निधि का ये मेंबर भी है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का ये पात्र भी है और ये ले भी रहा है सुविधा, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी ये पात्र है। ध्यान से समझिएगा। लेकिन अब समस्या क्या है, यानी वो इन तीनों का पात्र है, एलिजिबल है तीनों के लिए, यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी कई योजनाओं से जुड़ना चाहता है बेचारा, बट हर योजना, तीनों योजना या और भी जितनी भी योजनाएं हैं, इनमें आवेदन करने का तरीका, डिपार्टमेंट यानी विभाग, और प्रक्रिया, ये तीनों अलग अलग है। क्या है? ये तीनों अलग है। यानी हर योजना का आवेदन, विभाग और प्रक्रिया अलग अलग। तो क्या ये किसान जो तीन मूल समस्याओं से जुड़ा और जिसका समाधान इन योजनाओं में भारत सरकार ने दे रखा है, ऐसा नहीं भारत सरकार या पॉलिसी मेकिंग में पैरालिसिस नहीं है, यानी इस किसान की समस्या का ये समाधान सरकार ने दे दिया है, लेकिन समस्या कहां है? आप लिखेंगे सर इंप्लीमेंटेशन में, यानी कि योजना थी लेकिन वो जटिल थी,
हर एक योजना के लिए अलग अलग आवेदन करो, अलग अलग डिपार्टमेंट है उसमें जुड़ो, प्रोसेस अलग अलग फॉलो करो। यानी योजनाओं की अधिकता के कारण ये लाभ नहीं ले पा रहा था, और उनकी प्रोसेसिंग के कारण, जिसकी प्रोसेसिंग अलग थी। यानी सिंपल हम कह सकते हैं कन्वर्जेंस की कमी थी, जिसे हम कहते हैं समन्वय की कमी। क्या कहते हो बेटा? कन्वर्जेंस की कमी, समन्वय की कमी, या हम ईज ऑफ डूइंग की कमी भी कहते हैं। और यहीं से जन्म हुआ प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का। यानी अब जन्म हो रहा है, इसका मतलब इन्हीं समस्याओं यानी समन्वय के लिए। तो इस योजना का मूल उद्देश्य यही है मेरे प्यारे बच्चों। आप सबको मैंने उस समय पढ़ाया था कि 2025-26 के बजट में यह घोषित हुई। 17 जुलाई को कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी, जिस पर आज मैं आपके सामने आर्टिकल प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका एम है, आपको स्टार्टिंग बताया कि देश के 100 कृषि जिलों को चुनना, और वहां जो कृषि क्षेत्र के लिए 36 योजनाएं 11 मंत्रालय चला रहे हैं उनको इंटीग्रेट करना, और एक परमानेंट कृषि मॉडल बनाना, अस्थायी कृषि मॉडल बनाना। ठीक है, आई होप यहां तक की चीज क्लियर है। अब यहां तक की चीज क्लियर है तो अब थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन भी हो रहा है, यार सर ये कन्वर्जेंस और ये सारी चीजें सुनने में तो अच्छी लग रही, थोड़ा और समझा जाए। हम कहेंगे बिल्कुल समझाएंगे, लेकिन अब कन्वर्जेंस को समझाने के लिए, समन्वय को समझाने के लिए आपको जो आर्टिकल में लिखा गया था, और ये योजना में सरकार की तरफ से भी कहा गया कि यह योजना एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की तर्ज पर तैयार की गई है। तो पूरा जो इस योजना का, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का जो मॉडल कॉन्सेप्ट है, इसको आप ऐसे ही समझिएगा, इसका पूरा कॉन्सेप्ट, उसी को मैंने मॉडल कह दिया। जो मॉडल यानी नमूना या नमूना अवधारणा है, वो एडीपी की तर्ज पर, यानी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, उसमें भी यही किया गया था। पहला कन्वर्जेंस यानी समेकन, या मैं यहां लिख दूं तो और अच्छे से हो जाएगा। किस पर? यानी पहला हो गया बेटा कन्वर्जेंस यानी समेकन। दूसरा यानी 3 C's पर, आप ऐसा लिख लीजिए, 3 C's पर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चल रहा था। पहला हो गया कन्वर्जेंस यानी समेकन, दूसरा हो गया कोलैबोरेशन यानी सहयोग, और तीसरा हो गया कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा। ये 3 Cs पर ये चल रहा था, और इसी आधार पर हमने प्रारंभ किया है प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना। अब इन तीनों को बिना डीपली समझे, आर्टिकल में तो केवल लिख दिया गया, सरकार की तरफ से यह कहा गया, लेकिन इसको अगर आप डीपली नहीं समझेंगे कन्वर्जेंस को, ठीक है, और कोलैबोरेशन को और कंपटीशन को, तो शायद आप बहुत अच्छे से एडीपी यानी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की तर्ज पर यह बनाया गया, आप समझ नहीं पाएंगे, जो मैं समझ पा रहा हूं। तो जरा कन्वर्जेंस को सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं, यानी एक एरो बनाते हैं, इधर लेके आते हैं। कन्वर्जेंस का मतलब क्या हो गया बेटा? कन्वर्जेंस का मतलब हो गया विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की योजनाओं को एक साझा उद्देश्य के तहत लाना। कन्वर्जेंस यानी सबको मिला देना, सिंपल। यानी जैसे मैं IQ IP करता हूं, वो भी एक प्रकार का कन्वर्जेंस है, पूरे आर्टिकल को 4-5 क्वेश्चन के साथ यानी PYQ मिला देना। तो कन्वर्जेंस का मतलब हो गया कि एक प्रकार का मिक्सचर तैयार कर देना, मिक्सचर नमकीन, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की योजनाओं को एक साझा उद्देश्य के तहत लाना। जैसे इस स्कीम में 11 मिनिस्ट्री की 36 स्कीम्स को एकीकृत किया गया है। जैसे अभी आप प्रधानमंत्री कृषि से संबंधित जितनी भी योजनाएं पीएमओएम का मैंने जिक्र किया, तो 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं को जोड़ा जा रहा है। पहला मंत्रालय होगा कृषि मंत्रालय, तो कृषि मंत्रालय की जितनी भी हैं, जैसे PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। दूसरा एनर्जी मिनिस्ट्री यानी ऊर्जा मंत्रालय की, जैसे PM कुसुम। PM कुसुम भी तो किसानों के लिए ना बेटा, सिंचाई के लिए है ना। पॉइंट इज क्लियर? क्लियर है? इसी प्रकार से इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री यानी पर्यावरण मंत्रालय की एक स्कीम है NAEB,
इसी प्रकार से फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री की खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की पीएमएफएमई स्कीम, अब ये सब एक ही जिला कृषि योजना का हिस्सा होंगी जिसका नाम है प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना। आई होप आप समझ गए, समन्वय का मतलब हो गया कि भाई एक कृषि मंत्रालय सिंचाई की चला रहा है, एक ऊर्जा मिनिस्ट्री चला रहा है, एक एनवायरमेंट मिनिस्ट्री चला रहा है, तो सबको एक साथ ला दिया जाए। आई होप समझ गए। इसका मतलब है कि लाभ और प्रोसेसिंग, किसानों को लाभ बेहतर होगा, प्रोसेसिंग बेहतर हो जाएगी, ईज ऑफ डूइंग बेहतर हो जाएगी। तो पहला 3CS में आई होप आप समझ गए। अब दूसरा आता है कोलैबोरेशन यानी सहयोग। अब सहयोग तो मतलब बताने की आवश्यकता नहीं। अलग अलग गवर्नमेंट बॉडीज यानी सरकारी निकाय, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस यानी वैज्ञानिक संस्थान, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यानी जिला प्रशासन और फार्मर्स एक साथ मिलकर योजना बनाए और लागू करें। सिंपल सी, यानी इसको आप ऐसे समझिए कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत एक समिति बनी है जिसका नाम है जिला धन धान्य समिति। इस जिला धन धान्य समिति में नंबर 1 कलेक्टर है, नंबर 2 जो भी किसान है वो शामिल है, कृषि वैज्ञानिक, और जो वहां के कृषि विश्वविद्यालय हैं वो मिल करके डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर प्लान बनाएंगे। यानी आप देख सकते हैं लोकलाइज्ड कर दिया गया है प्लानिंग को, ऊपर से नहीं नीचे से प्लानिंग को तैयार करा जा रहा है। तो क्या बना दिया गया है? एक समिति जिसमें कलेक्टर भी होंगे और किसान भी होंगे और यूनिवर्सिटी होंगी जो रिसर्च कर रहे हैं इस पे, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर प्लान वो बनाएंगे। इसी तरह नीति आयोग यानी बड़े स्तर पर, यानी ये तो हो गया बॉटम का, टॉप नीति आयोग हो गया, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो गया और कृषि विश्वविद्यालय सब मिलकर इस योजना के टेक्नोलॉजिकल पार्टनर होंगे, टेक्नोलॉजिकल एडवाइजरी के रूप में काम करेंगे, तकनीकी सलाहकार के रूप में काम करेंगे और इस समिति को बताएंगे तुम्हें तकनीक के स्तर पर क्या क्या करना चाहिए। और फिर आता है तीसरा कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा। आपको पता है एडीपी की रैंकिंग आती थी ना, नीति आयोग निकालता था कि कौन सा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में नंबर 1 है, नंबर 2 है। तो इससे जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा हुई और एडीपी ने अच्छा किया। तो ऐसे यही है कंपटीशन, यानी इनकी भी रैंकिंग आएगी। यानी 117 प्रदर्शन संकेतक हैं, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, जिनके आधार पर प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में हर जिले की मासिक, हर महीने की रैंकिंग आएगी। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर कि भाई जिला ए ने जैविक खेती का क्षेत्र कितना बढ़ाया, जिला बी ने कितना बढ़ाया, जिला ए ने, डिस्ट्रिक्ट ए ने इरिगेशन एफिशिएंसी, सिंचाई दक्षता में कितना सुधार किया, किसने नहीं किया। आई होप आप समझ गए। ठीक है, तो इसका मतलब कन्वर्जेंस यानी सभी योजनाएं एक जिला योजना में समाहित। दूसरा तकनीकी कोलैबोरेशन यानी तकनीकी संस्थाएं, जिला प्रशासन और किसान मिलकर के कृषि की नीति बनाएंगे। कंपटीशन यानी जिला स्तरीय रैंकिंग, आप यहां से देख सकते हैं। तो ये आई होप आप अब समझ गए होंगे कि यह योजना प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना कैसे काम करेगी। हो गया पिक्चर क्लियर? एक बार बताएं मुझे। अब इसके बाद आपके मन में आएगा कि सर चलो ये तो हो गया, लेकिन जिलों का चयन कैसे होगा? यानी कि भारत में तो इतने जिले हैं, तो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया, जैसे आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया प्री मेंस इंटरव्यू होता है, ऑब्वियस वैसा ही कुछ इनका भी होगा। तो भारत के हर राज्य और यूटी से कम एक जिला चुना जाएगा। 100 जिले जो चुने जाएंगे, भले एक हर एक से होगा, लेकिन जो हर एक का 100 होगा उसमें 3 प्रमुख मानदंड होंगे, स्केल होंगे। पहले तो याद रखिएगा हर स्टेट और यूटी से एक होगा जिससे पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन हो जाए। फिर जो हर स्टेट और यूटी से एक एक हो गए वो कुल 100 हो गए, तो 100 चयन के 3 प्रमुख मानदंड होंगे। पहला कि भैया वहां की लो प्रोडक्टिविटी हो, यानी उत्पादकता कम हो, जितना भी उसकी जमीन उसमें जितना होना चाहिए उससे कम उत्पादन हो रहा है, धान गेहूं जो भी वो पैदा कर रहा है। दूसरा है कि एक वर्ष में 1 या 1.5 फसल ही वो पैदा करता हो, यानी लो प्रोडक्टिविटी हो, मॉडरेट क्रॉपिंग इंटेंसिटी हो। और तीसरा बिलो एवरेज क्रेडिट पेनिट्रेशन हो, यानी बैंक से जो ऋण है वो राष्ट्रीय औसत से काफी कम हो।
यानी जो एक्चुअल में जरूरतमंद है वहां पर, याद रखिएगा। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर। तो ये क्राइटेरिया भी आपको पता लग गया, एलिजिबिलिटी। ठीक है, और पैसा ऑब्वियस है, पर ईयर मेरे प्यारे बच्चों, जो बजट में मैंने आपको पढ़ाया था, आपने पढ़ा होगा 24,000 करोड़ प्रतिवर्ष, बहुत ज्यादा पैसा दिया जा रहा है। और 6 वर्षों की ये योजना है, 2025 से 2031 तक, प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा। ठीक है, पीएम किसान, पीएम कुसुम, प्रधानमंत्री फसल बीमा, ये सारी योजनाएं इसमें शामिल हो सकती हैं। यानी अभी संभावित है कौन कौन शामिल होंगी, वो 36 योजनाएं, अभी तक उसका डिटेल नहीं आया। आई होप आप समझ गए। अब आता है इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, यानी इसका क्रियान्वयन कैसे होगा। तो इसका क्रियान्वयन यानी जिला कृषि एवं संबद्ध गतिविधि योजना, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज प्लान। तो प्रत्येक जिले में, यानी आपका भी जिला होगा, उसमें एक जिला धन धान्य समिति बनाई जाएगी, जिसके अध्यक्ष होंगे ऑब्वियस है डीएम, सदस्य होंगे जो भी प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं। यह योजना एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन के आधार पर स्थानीय स्तर पर बनाई जाएगी। जो मैं बहुत पहले से आप लोगों से कहता रहा हूं कि भैया, जब बिहार के चंपारण की जलवायु पटना वाले से अलग चल रही है, तो फिर हम पटना के आसपास के एरिया में खेती भी उसी पद्धति से कर रहे हैं जिस पे चंपारण की कर रहे हैं। यानी स्थानीय स्तर पर एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन बनाई जाएगी। बहुत बेहतर है ये। ठीक है, और तकनीकी सहयोगी मैंने आपको बता ही दिया, स्टेट या सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज ये सब सहयोगी होंगे, और एक केंद्रीय नोडल अधिकारी भी होगा जो जा करके बार बार चेक करेगा, और फिर मॉनिटरिंग की ही जाएगी। ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है। नीति आयोग इसमें गाइडेंस देगा, कैपेसिटी बिल्डिंग करेगा और निगरानी भी करेगा। तो इसका उद्देश्य यही है मेरे प्यारे बच्चों, यानी उत्पादकता में वृद्धि हो, फसल विविधीकरण हो, भंडारण की सुविधा भी इसके तहत बेहतर हो, सिंचाई में सुधार हो, ऋण आसानी के साथ उपलब्ध हो। तो ये सारी बात है। ठीक है, इससे आत्मनिर्भर कृषि बनेगी, यानी किसान हमारे आत्मनिर्भर होंगे। किसानों की, यानी विशेषकर सीमांत एवं छोटे किसानों की इनकम बढ़ेगी। कृषि में वैल्यू एडिशन और प्रोसेसिंग बढ़ेगा। नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल मिलेगा। लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। नेशनल एग्रीकल्चर इंडिकेटर्स में सुधार होगा। यही आपको इसमें पढ़ना था, जो मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है बच्चों, एक बार सब बच्चे बताएं क्लियर हो गया है। बाकी पूरा कंटेंट आपको मिलेगा, आपको एंजॉय करना है। ठीक है, तो सॉरी, कहां गए भाई। तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना पर यह प्रश्न आप देख सकते हैं, और इसका पूरा आंसर आपको पीडीएफ में मिलेगा। और ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां से। सरकार ने कृषि योजना लाने के लिए 36 योजनाओं का विलय किया। सेम वही टॉपिक है, बताने की जरूरत नहीं है, जिसका पीडीएफ में कंटेंट आपको बेहतर ढंग से मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है। अब आते हैं हम एक अच्छा सा टॉपिक फिर आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, और वो टॉपिक क्या है? भूकंपीय लचीलापन बनाने के लिए सोच में बदलाव। 10 जुलाई 2025 को 4.4 तीव्रता का भूकंप दिल्ली में आया। आपको याद होगा जब मैंने कहा है रुको, हिल रहा है, तो कई बच्चों ने कहा नहीं सर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। देखो मैं कितना बारीकी से निगाह रखता हूं कि नहीं रखता हूं, कि नहीं रखता, भाई बताओ। तो ये आया था उसी को लेकर के, भारत में भूकंप की जो भी सीवियरिटी है, गंभीरता है, उसके ऊपर बातचीत। जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी देख सकते हैं। भूकंप सीधा आपका सिलेबस का पार्ट है विश्व भूगोल के अंदर भी। और ऑब्वियस है भूकंप एक आपदा है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ ये सीधे सीधे आकर के कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, और ये ज्योग्राफी ऑप्शनल का भी टॉपिक आपके सामने आकर के इस यूनिट के अंतर्गत आ जाता है, जिसमें प्लेट टेक्टोनिक वगैरह आप बहुत सी सारी चीजें पढ़ते हैं। 2021 में आपसे यूपीएससी ने प्रश्न पूछा
कि भूकंप संबंधी संकटों के लिए भारत कितना वल्नरेबल है। आप देख सकते हैं, सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और फिर बताया था कि भूकंप कहां कहां आए हैं पिछले 30 सालों में, आपको बताना उसके कारण क्या नुकसान हुए और क्या सलूशन होगा। तो आप देख सकते हैं सीधा भूकंप पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, 2015 में भी पूछा। भूकंपों की फ्रीक्वेंसी बढ़ती प्रतीत हो रही है इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी इसी पूरे एरिया में। और फिर कह रहा है कि अगर इसका कुछ इंपैक्ट होता है तो भारत की तैयारी सही नहीं है, यानी भारत की तैयारी सीमित है। तो आप इससे जुड़े यानी भूकंप से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा कीजिए, आप देख सकते हैं। क्लियर है। फिर 2014 में ज्वालामुखी और भूकंप दोनों पूछा गया। तो इसका मतलब है कि ये टॉपिक का चयन, मैं आपको ये दिखाता हूं कि मैं टॉपिक का चयन कैसे करता हूं, सिलेक्शन कैसे करता हूं, जिससे आपको लगे कि यार आर्टिकल तो बहुत आते हैं, बहुत से बेकार हो, अपने काम के नहीं है। मैं यूपीएससी की तैयारी में उन आर्टिकल्स को लेता हूं जो सीधा यूपीएससी के साथ आपको मोहब्बत करा देते हैं। मॉडल क्वेश्चन कि शहर हमारे कैसे संवेदनशील हो गए हैं इस प्रकार की भूकंपीय संवेदनशीलता के कारण शहरों में आबादी बढ़ रही। तो पहला प्रश्न ये बढ़ गया कि शहर कैसे प्रभावित हो रहे। ठीक है, ये कुछ मैप्स हैं जिसकी आप, ठीक है। अब आते हैं इस पूरे विषय को समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या कभी आपकी टक्कर किसी से हुई है, यानी झगड़ा फसाद? कभी आपने ए बी, जैसे मान लीजिए आजमी मलिक, मैं लिख देता हूं आजमी मलिक, और उसके ऊपर है निकिता सैनी। ठीक है, नीतीश और उज्जवल। क्या कभी झगड़ा आपका दोस्तों से, रिश्तेदारों से, परिवार वालों से हुआ? टक्कर, जिसको टक्कर कह सकते हैं। अगर हुआ था तो उसको जरा फील करिए, नहीं हुआ था तो मैं अपने उदाहरण से बताता हूं। कभी कभी हम किसी से टकरा जाते हैं और ये टकराहट शब्दों के द्वारा होती है, ऑब्वियस है, भावनाओं के द्वारा होती है, विचारों के द्वारा, गए तुम समाजवादी हो, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि हमने चाहा हो। आपने न्यूज डिबेट खासकर इंडिया की देखी हो, तो जो भी डिबेट में आते हैं ऐसा नहीं को मारने पीटने के उद्देश्य से आते हैं, लेकिन टकराव हो जाता है। यानी कभी कभी हम किसी से टकरा जाते हैं शब्दों में, भावनाओं में या विचारों में। ऐसा नहीं कि हमने चाहा हो, लेकिन टकराव हो जाता है। ऐसे में जब ये टकराव हो जाता है नीतीश उज्जवल का, आजमी का जो है पूजा के साथ, तो ऐसे में आपके भीतर एक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी बनती है। मतलब ऐसे बाहर नहीं आती, लेकिन फेफड़े उफड़े फूलने लगते हैं अंदर से। ऐसे में जब टकराहट होती तो एक ऊर्जा बनती है, और आप क्या करते हैं, अपने संस्कारों से, अपने अनुभव से उसको दबाए रखते हैं, यानी जो चुपचाप दबती रहती है। लेकिन फिर आप कहते हैं ना, कृष्ण भगवान की तरह, जो कृष्ण कंस से कहता है, उससे कहता है जरासंध से, तुम्हारी 100 गलतियां माफ कृष्ण भगवान, 100वीं से ऊपर करोगे तो, समझ गए। जरासंध से, आप किससे कहते हैं यार, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, किसी से कहते हैं। यानी गुस्सा आप अपना दबाए रहते हैं उस, लेकिन जब हद पार हो जाती है तो आप क्या कहते हैं, ढिशुम, तब होता है विस्फोट। और उस विस्फोट को कहते हैं आपके संदर्भ में, मेरे संदर्भ में, इमोशनल अर्थक्वेक। क्या आपने ये शब्द इसके पहले सुना था? सच्ची सच्ची बताइए। इमोशनल अर्थक्वेक यानी भावनात्मक भूकंप, जो खासकर जब आपकी शादी होगी तो अपनी पत्नी के साथ आपका भावनात्मक ये जो टकराहट है, जिससे इमोशनल अर्थक्वेक कहते हैं, आपको अक्सर झेलने को मिलेगा। ये सबको मिलता है, इसमें ये नहीं सोचना चाहिए अरे नहीं। और इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। जो लोग मूर्ख हैं वो इस भावनात्मक भूकंप की लड़ाई में हार जाते हैं और डाइवोर्स तक पहुंच जाते हैं। अरे ठीक है, सुनो, निकालो इस कान से, शाम को फिर एक हो जाओ, क्या दिक्कत है।
ठीक है, क्योंकि डाइवोर्स दे के दूसरे को लाओगे, क्या पता वो अच्छा निकलेगा, फिर तो वो अलग बात है। और फिर प्यार कई वजह से, ये पागल जो पिक्चर वाले हैं, आप ट्रस्ट करिए, इतना दिमाग की मां बहन कर देते हैं। अब अगर मान लीजिए किसी एक आदमी की शादी नहीं चली, अब अगर एक आदमी की शादी नहीं चली तो क्यों नहीं चली, उन्होंने उसको पिक्चर में दिखा दिया। अब सबको लग रहा है कि यार तो शादी ऐसे ही होती है, रिश्ते ऐसे ही होते हैं। अरे झगड़ा कहां नहीं होता, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। लोग औरतों को दोषी ठहरा देते हैं अगर वो झगड़ा करती हैं। आप मुझे बताओ, दो सगे भाई संपत्ति विवाद में एक दूसरे को गोली मारते हैं कि नहीं? दो भाई, दो बहनें, बहनों में थोड़ा प्यार रहता है, ये मैंने नोटिस किया, लेकिन दो भाई परिवार में देखोगे, अगर हैं आप कहीं भी अपने रिश्ते नाते में, अगर आपके पास नहीं, देखो उनके बीच में अलगाव होता कि नहीं। अब उसके लिए भी कह दिया जाएगा कि औरत जिम्मेदार। ध्यान से समझिएगा, औरत जिम्मेदार। अगर औरत कैसे जिम्मेदार, आप कैसे उस औरत से हार करके अपने भाई को नकार दे रहे हैं? आप स्वयं चिंतन कीजिए। इसका मतलब जिम्मेदारी आपकी अपनी होती, लेकिन हमारी आदत होती दूसरे पर हम ठीकरा फोड़ देते हैं। खैर, मैं यहां कोई वुमेन सेंट्रिक बात नहीं कर रहा हूं, मैं बस कहना चाह रहा हूं कि इमोशनल अर्थक्वेक हर जगह होता है। अब उसका ये मतलब नहीं होता कि आप तलाक ले ले, आप अपने जो भी पति पत्नी कोई भी आप उनसे एकदम से ना, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। एक हफ्ते बाद फिर ठीक हो जाता है। भाई दो भाइयों में नहीं रह जाता, दो दोस्तों में टकराट होती है। आपके दोस्त जो आज के 4 साल पहले रहेंगे, क्या आप उनके साथ कनेक्ट है? कतई कनेक्ट नहीं। केवल लाइक के अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आपका कोई कनेक्शन है नहीं, लिखवा लीजिए। तो ये खैर, ये तो मैं कहीं और चला गया जो विषय। अब आते हैं इमोशनल भूकंप। सेम इसी प्रकार से धरती के अंदर भी कुछ घटनाएं घटित होती हैं इमोशनल अर्थक्वेक की तरह। ठीक है, यानी अब आप देखिए कैसे आप कहेंगे। तो ये जो धरती का सरफेस है बेटा ना, मान लीजिए इसे हम अर्थ सरफेस कह लेते हैं। क्या कहता, मैंने थोड़ा जियोड वाला लिया है, इसमें प्लेस के हिसाब से मैंने बताया। तो ये धरती अब पूरा ऐसी नहीं है, यानी जैसे एक प्लेट की तरह धरती नहीं है, बल्कि ये कई टेक्टोनिक प्लेट्स में बटी हुई है कि नहीं बटी हुई भाई बताइए। ये धरती कई टेक्टोनिक प्लेट में बटी हुई, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये प्लेटें बिल्कुल हम इंसानों की तरह हमेशा हिलती रहती। कोई 1 इंच हिलेगी तो कोई 5 सेंटीमीटर हिलेगी साल में, और कभी कभी इसी हिलावट में ये आपस में टकरा जाती है। लेकिन ये टकराव हमें दिखता नहीं है, बिल्कुल साइलेंट होता है, मौन होता है, और ऊर्जा धीरे धीरे, यानी टकराट के बाद दो चीजें टकराती है तो ऊर्जा उत्पन्न होती है ना। जैसे आपको किसी आदमी से टकरा जाइए तो ऐसे लगता है कि तारे दिख रहे। ठीक है, ऊर्जा यहां इस टकराहट के कारण यहां पर एनर्जी स्टोर होती रहती है, ऊर्जा धीरे धीरे जमा होती है। और जब जमीन उस दबाव, उस ऊर्जा को सह नहीं पाता तो फिर क्या होता है, ये ऊपर की तरफ तो वह कांप उठती है। यही होता है भूकंप, और फिर उसके कारण से पूरी पृथ्वी जहां पर भी उसका इंपैक्ट पड़ता है। इसलिए भूकंप को केवल एक नेचुरल फेनोमिना मत समझिए, वो तो है ही है, या अर्थ का एक्सप्रेशन है, या धरती की भाषा है। क्या है? एक भाषा है, उसका विरोध है, उसकी पुकार है। क्लियर हो गया? तो ये आई होप मैं आपको समझा पाने में कामयाब हुआ। अब आते हैं दिल्ली वाले मुद्दे पर। तो जो इंडियन प्लेट है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आप ले लीजिए, तो जो इंडियन प्लेट है मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय प्लेट है, ये उत्तर दिशा में यूरेशियन प्लेट, ईपी यूरेशियन प्लेट से टकरा रही, और यह टकराव हर साल प्रतिवर्ष 5 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। इसके कारण से ऑब्वियस है, हिमालय जो वलित पर्वत है वो ऊपर की तरफ उठ रहा है, यानी हिमालय को ऊपर उठा रहा है।
पर साथ ही एक सिस्मिक टेंशन भी पनपा रहा है, यानी भूकंपीय ज्वालामुखी भी पनपा रहा है। आपको पता है हिमालय दुनिया का सबसे युवा, सबसे यंग और सबसे अस्थिर पर्वत, जैसे यूथ क्या होता है, अस्थिर होता है। यहां कभी भी 8 या उससे ज्यादा की तीव्रता का ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक आ सकता है। आएगा तो फिर नुकसान हो जाएगा। ये भी शायद आप समझ गए कि कैसे हो रहा है। अब सबसे पहले हमें देखना होगा भूकंपीय जोन जो बनाए जाते हैं भारत में, भूकंपीय जोन। तो भारत को सिस्मिक जोन में बांटा गया ताकि पता लगाया जा सके सिस्मिक जोन में क्यों बांटा जाता है, कि कौन सा एरिया ज्यादा वल्नरेबल है, यानी रिस्क कैसा है, लो रिस्क है, मॉडरेट रिस्क है, हाई रिस्क है या वेरी हाई रिस्क है। तो आप देख सकते हैं 2 से बनाया गया है, जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। आप देख सकते हैं, ठीक है। जोन 2 में लो रिस्क है, एलआर यानी न्यूनतम खतरा है, जैसे केरला हो गया, जैसे तमिलनाडु हो गया, उसके कुछ हिस्से। जोन 3 में मॉडरेट रिस्क है, एमआर है, इसमें मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया। फिर इसके बाद जोन 4 में है हाई रिस्क है, जिसमें दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तराखंड हो गया। तो उस दिन आपने देखा था हरियाणा में रोहतक के आसपास सेंटर था, इसका मतलब जोन 4 में सिस्मिक एक्टिविटीज हुई थी। और जोन 5 ऑब्वियस है, वेरी हाई रिस्क होता है, जो हिमालय के आसपास के एरिया बताने की जरूरत नहीं, कश्मीर, उत्तर पूर्व, अंडमान निकोबार, कच्छ, ये सब। अब जोन 5 में भारत की बड़ी जनसंख्या वाले क्षेत्र आते हैं और यही सबसे संवेदनशील भी है। दिल्ली एक, इस लिहाज से जब मैं लेक्चर ले रहा था 10 जुलाई शायद वो दिन था, उस दिन 4.4 तीव्रता का भूकंप आया। कोई जान नहीं गई, कोई इमारत नहीं गिरी, लेकिन डर तो सबके दिल में आया, क्योंकि दिल्ली में अगर टोटल 100 इमारतें, उसमें से 80 इमारतें बेटा ऐसी बनी है जो जब IS 1893 2016 जैसे भूकंपीय कोड, यानी समझ लो भूकंप का कोड आने से पहले ये इमारतें बनी। सिस्मिक बिल्डिंग कोड, यानी कि बिल्डिंग को आप ऐसे बनाओ जिससे आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाए कि आपके द्वारा बनाई गई बिल्डिंग क्या है, भूकंप के खतरों के प्रति व्यवस्थित ढंग से बनाई गई है। तो 80% तो सिस्मिक कोड जैसा कॉन्सेप्ट आने के पहले बनी हुई है। तो ऑब्वियस है ये भूकंपीय पैमानों पर सही नहीं खतर उतरती है। दूसरा, दिल्ली की जमीन अलूवियल सॉयल है। अलूवियल सॉयल बहुत तेजी से पिघल जाएगी, द्रवीकरण का खतरा है, लिक्विफिकेशन बोलते हैं, मतलब घुस जाएगी नीचे की तरफ, तो इससे नुकसान हो जाएगा। तो ये बस बताया गया है, ठीक है। आप इसको पढ़ेंगे और बेहतर ढंग से इसको आप कर लेंगे, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। और ये सारे क्वेश्चन जो बने हुए हैं इसका आंसर आपको मिल ही जाएगा, तो ठीक है। अच्छा, पीडीएफ अपलोड हुई थी क्या बच्चों? पीडीएफ अपलोड हुई थी क्या? ठीक है, हाँ। तो बस ये पढ़ा है, ये क्या समझ में आ गया था आप लोगों को कि शुभांशु शुक्ला प्रशांत महासागर में स्प्लैश डाउन के जरिए आए? एक बार कोई बच्चा बताए क्या समझ में आ गया था? स्प्लैश डाउन यही कि जब कोई अंतरिक्षयान यानी स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करता है और समुद्र में उतरता है तो उसे स्प्लैश डाउन। एक बार सभी बच्चे बताते, बहुत इजी है, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई दिक्कत आई होगी, ठीक है।
तो स्प्लैश डाउन वाला टॉपिक प्रीलिम्स के लिए ही इंपॉर्टेंट है, आप देख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं 16 जुलाई के टॉपिक पर। ये मैंने कराया था बेटा या उस दिन क्लास नहीं हुई थी, एक बार मुझे बताएंगे। मैं इसको समझा देता हूं पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, फिर उसके बाद आएंगे इसका आईक्यू आईपी देखेंगे, ठीक है। अच्छा टॉपिक है। अच्छा, ये आजमी पूछ रही किस तरह से सी में उतरता, ठीक है, ओके। अच्छा, क्लास चल नहीं पाई थी, ठीक है। एक बार मैं ये वाला टॉपिक बता देता हूं, इसने पूछ लिया है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है बच्चों को। स्प्लैश डाउन वाला, ठीक है, मुझे लगा बहुत इजी लिख दिया था, ठीक है। तो सबसे पहले स्प्लैश डाउन अगर आप समझ पाएंगे तो इसी से समझ जाएंगे ये होता क्या है। यानी जब कोई भी स्पेस क्राफ्ट, आज में ये तो पता ना स्पेस क्राफ्ट क्या होते हैं, जिससे वो शुभांशु शुक्ला जी आ रहे थे, जब वो एटमॉस्फेयर यानी अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंट्री करता है और समुद्र में उतरता है, तो उसी को हम स्प्लैश डाउन कहते हैं। जैसे आप स्प्लैश वाटर पार्क वगैरह, अगर आप कभी वाटर पार्क गए तो उसका नाम ही रखा जाता है स्प्लैश वाटर पार्क, यानी ऑब्वियस है समुद्र में उतरना है, तो स्प्लैश का मतलब आइए भाई हमारे यहां आप समुद्र का आनंद लीजिए, जैसा आप देखते हैं, ठीक है। अब आता है कि जो मैंने पढ़ाया स्प्लैश डाउन क्यों ग्राउंड पर, जैसे कि एक फाइटर प्लेन हो या फिर जो एक नागरिक विमान हो, जिस तरीके से वो ग्राउंड पर उतरते हैं एयरपोर्ट पर, ये ऐसा क्यों नहीं उतारा जाता है, तो ऑब्वियस है, जरा ध्यान से समझिएगा। स्प्लैश डाउन क्यों बेहतर है, चूंकि ये सिंपल है, यानी इसमें दिक्कत नहीं है। जब पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री मारता है यह स्पेस क्राफ्ट, आज तो दिमाग की दही कर दिया इस गेट ने भाई साहब, मैंने किताबें लगाई हैं, मैंने कुर्सी लगाई, उसके बाद भी आज, और कभी कभी एकदम इरिटेट हो जाता हूं, क्या ही करूं मैं, जबकि कोई हवा भी नहीं चल रही। पता नहीं क्या ही इसको हो गया, चालू को इसका एक और इलाज करता हूं, फंसा देता हूं, करो अब, ठीक है। हाँ, तो जब पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री करता बेटा, इसकी स्पीड होती है 27,000 km/h। अब जरा आप सोचो, सिंपल इसका एक ही आंसर है, अगर सामान्य 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा है, अब इसको आप पृथ्वी पर कैसे लैंड करा पाएंगे समुद्र के अलावा। तो पहली चीज तो ये आपको देना, यानी इतनी गति से अगर हम लैंड पर उतारे, स्प्लैश यानी समुद्र में लैंडिंग ना कराएं, तो भाई साहब क्या क्या चाहिए, रॉकेट, ब्रेकिंग, स्किडिंग गियर और सटीक नेविगेशन चाहिए, ठीक है। तो ये संभव नहीं है, याद रखिएगा, पृथ्वी पर। दूसरा, समुद्र में क्यों, क्योंकि पानी आपको पता है डेंसिटी अधिक है, तो ऐसे में जब वो ऊपर से आकर के पानी को टक्कर देगा, तो टक्कर से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको ये पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। इससे जो भी स्पेस क्राफ्ट है या उस पर जो भी पेलोड है या मानव जो उस पर दल है, उनको नुकसान नहीं होता है, याद रखिएगा। इसके अलावा समुद्र एक ओपन एरिया होता है, टकराव की आशंका कम होती है। अगर
स्पेसक्राफ्ट थोड़ा बहक भी जाए तो भी वो मतलब समुद्र में ही गिरेगा, जबकि जमीन पर दुर्घटना का जोखिम अधिक है। पेड़, घर, चट्टान कहीं भी अगर थोड़ा भटक गया तो आपने अभी देखा ही था। ठीक है, तो यही है। अब इसको अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप, तो स्टेप बाय स्टेप में सबसे पहले री एंट्री, जैसा मैंने आपको बताया कि वायुमंडल में इसका प्रवेश हुआ, स्पीड 110 से 120 किलोमीटर हुई, ठीक है ना। वायुमंडल में प्रवेश हुआ, फिर इसके बाद दूसरा, जब वायुमंडल में आया तो पैराशूट ओपन हुआ 18,000 फीट पर, ठीक है ना। फिर उसके बाद 6,500 फीट पर 4 मेन पैराशूट होते हैं, वो भी खुल जाते हैं। और फिर तीसरा होता है यानी स्प्लैश डाउन, यानी समुद्र में, जैसा मैंने बताया। ठीक है, तो बस इतना इसमें पढ़ना, बाकी प्रीलिम्स के लिए जो भी इंपॉर्टेंट था वो आपको बता ही दिया गया। ठीक है, तो ये रहा बच्चों आज की पूरी चर्चा। अब 16 वाला कंटेंट आप लोग खुद पढ़ेंगे, ठीक है ना। 16 वाला कंटेंट एक बार आप लोग खुद पढ़ेंगे, जिस पर हम लोग अगली क्लास में बातचीत कर लेंगे, क्योंकि मुझे निकलना भी है आज, तो थोड़ा सा विलंब हो जाएगा अगर मैं, ठीक है। तो सारी पीडीएफ आपके पास आ जाएगी, इसको आप बढ़िया से पढ़िए। थैंक यू सो मच। तो ये वाला आप लोग खुद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें काफी टाइम लग जाएगा मुझे, और मंडे को समझा देंगे इस विषय को भी। तो अब मेरी क्लास ऑब्वियस है मंडे को इसी समय पर होगी, बिल्कुल कहीं से कोई डाउट वाला कंसर्न ही नहीं। मंडे से यानी आज पैनल नया लगेगा यहां पर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत।